इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। द इमॉर्टल वॉरियर को केस नॉवल स्टोरी द्वारा सुनाया जा रहा है। नॉवल अध्याय 631 ड्रैगन स्प्रिंग बॉडी शेपिंग सू जियांग फेई चुप हो गया। उसने तांग शियू के साथ काम नहीं किया था बल्कि खुद ही जीविका कमाने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि गुजारा करना मुश्किल था, फिर भी उसे एक ऐसी नौकरी मिल गई जिससे वह अपना खर्च चला सके और कुछ पैसे बचा भी सके। दरअसल तांग शियू के प्रति उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। शुरू में वह तांग शियू को नीचा समझता था, उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता था और पारिवारिक उथल-पुथल के बाद भी वह तांग शियू के प्रति घृणा से भरा हुआ था। लेकिन अचानक इस एहसास के बाद से उसे पछतावा और पीड़ा हुई थी। लेकिन तांग शियू के प्रति वह शत्रुता और घृणा गायब हो गई थी। वह तांग शियू को रिश्तेदार की तरह मानने को तैयार था, लेकिन जब तांग शियू के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की बात आई तो वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति तांग शियू को परेशान करता है तो तांग शियू के चचेरे भाई होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसका ये दायित्व बनता है कि वह उसके साथ खड़ा होकर उसका सामना करे। तांग शियू ने सू जियांग फेई की ओर देखा। हालांकि उन्हें इस स्थिति के उत्पन्न होने का अंदाजा था, फिर भी उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उसके पास अभी भी एक योजना थी और उसने गहरी आवाज में कहा, सू जियांग फेई, अगर तुम अभी नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ चीजें दे सकूं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम कोई फैसला करोगी। सू जियांग फेई ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन सी चीजें? तांग शियू ने गंभीरता से कहा, अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको पैसा दे सकता हूं, अगर आपको शक्ति चाहिए तो मैं आपको शक्ति दे सकता हूं, अगर आपको महिलाएं चाहिए तो मैं आपके लिए उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर सकता हूं, अगर तुम शक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता हूं, अगर तुम अमरता चाहते हो तो मैं तुम्हें वह भी प्रदान कर सकता हूं। अमरता? सू जियांग फेई ने तांग शियू को अजीब नजरों से देखा, फिर बेवकूफी भरी हंसी हंसते हुए कहा, चलिए इस तरह के मजाक की बात न करें। तांग शियू ने ठंडी सांस ली। सू जियांग फेई की निगाहों के सामने उसके पैर धीरे धीरे ऊपर उठे और जब वह जमीन से 2 या 3 मीटर ऊपर हवा में तैर रहा था तो उसकी बाहें धीरे धीरे फैल गईं। उसके चारों ओर दर्जनों पत्थर तैरने लगे, जिनमें से प्रत्येक का वजन दसियों या सैकड़ों पाउंड था। महज कुछ ही सेकंड में सैकड़ों पत्थर तांग शियू के चारों ओर तैरने लगे। क्या मैंने भूत देखा? सू क्वान कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। खुद को संभालने के बाद उसने हताशा से अपनी आंखें मलीं और भय से भरे चेहरे के साथ बुदबुदाया। सू बेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। उसकी हृदय गति तेज हो गई, रक्त का प्रवाह बढ़ गया और उसके सामने के विचित्र दृश्य को देखकर उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। सू जियांग फेई स्तब्ध थी। उसने तांग शियू और उसके चारों ओर तैरते पत्थरों को ऐसे देखा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने अनगिनत बार यह कल्पना की थी कि वह एक दिन सुपरहीरो बन जाएगा, उड़ने में सक्षम होगा, पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा और पहाड़ों और समुद्रों को हिला देगा। उसने तो अपने सामने के दृश्य में नायक बनने की कल्पना भी की थी, लेकिन जब कल्पना हकीकत बन गई तो उसका उस पर इतना गहरा असर हुआ कि वह डर गया। तांग शियू ने सू जियांग फेई की ओर नीचे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मैंने जो क्षमताएं दिखाई हैं वे तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मुझे डर है कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने केवल एक छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल किया है। यदि आप भविष्य में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं और इस जीवन में मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन जाते हैं तो मैं आपको इससे कहीं अधिक शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान कर सकता हूं। उस समय हवा में तैरने और कुछ पत्थरों को नियंत्रित करने की बात तो दूर, अगर आप विशाल ब्रह्मांड में खड़े होकर अलग अलग ग्रहों को भी नियंत्रित करते तो यह एक आसान काम होता। सू जियांग फेई ने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और उसने उन्हें वापस निगल लिया। सू क्वान अचानक चिल्लाया, तांग शियू, क्या तुम अमर हो? ये सुनकर तांग शियू दिल खोलकर हंसा। अमर? शायद एक दिन आकाश के सारे देवता और बुद्ध भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मुझे उस नाम से पुकारने में कोई बुराई नहीं है। सू क्वान के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और उसकी आंखें परमानंद से भर उठीं। उसने जोर से घोषणा की, तांग शियू, अब से मेरा जीवन, सू क्वान का जीवन, तुम्हारा है। जब तक आप कर सकते हैं मुझे भी उतना ही शक्तिशाली बना सकते हैं जितना आप हैं। सू बेन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मुठियां भींच गईं और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव दिखाई दिया। सू जियांग फेई का दिल जोर से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई जब उसने जोर से कहा, तांग शियू, मैं चाहता हूं कि इस साल मेरे माता पिता हमारे साथ नव वर्ष मनाएं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं, सू जियांग फेई, अब से आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके माता पिता नए साल से पहले सुपरिवार के गांव लौट आएंगे। तांग शियू ने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों पत्थर 100 मीटर दूर स्थित झील की ओर उड़ गए। पानी में पत्थरों के गिरने की आवाज के साथ तांग शियू के पैर जमीन पर वापस आ गए और उन्होंने कहा, आज रात मैं तुम्हें साधना की तकनीक सिखाऊंगा और साधना की दहलीज पर कदम रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद तांग शियू उन तीनों को पत्थर के जंगल के बाहर ले गया और गहरी आवाज में कहा, याद रखना, ये पत्थर का जंगल अनोखा है। अगर आम लोग गलती से अंदर चले जाते हैं तो वे निश्चित रूप से अंदर खो जाएंगे। दरअसल ये प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थरों की एक संरचना है जिसका मतिभ्रम पैदा करने वाला प्रभाव होता है। आपको यह स्पष्ट रूप से देखना होगा कि मेरे पैर कहां पड़ रहे हैं और सावधानीपूर्वक कदम दर कदम मेरा अनुसरण करना होगा। सू क्वान ने उत्सुकता से पूछा, पत्थर की सरनी क्या होती है? क्या ये टीवी सीरियल जनरल ऑफ द यांग फैमिली में दिखाई गई तियानमेन सरनी जैसी है? तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, यदि आम लोग बिना सोचे समझे ऐसी पत्थर की संरचना में प्रवेश करते हैं तो वे अंदर एक भूलभुलैया में भटकने की तरह खो जाएंगे और संभवतः वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सू क्वान चौंक गया और उसने पूछा, तांग शियू, क्या तुम सरनी संरचनाओं को समझते हो? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कुछ समझ में आ गया है। तुरंत ही न केवल सू क्वान बल्कि सू बेन और सू जियांग फेई ने भी तांग शियू को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। उन्हें यह नहीं पता था कि तांग शियू इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था, लेकिन तांग शियू द्वारा पहले प्रदर्शित किए गए तरीकों ने उन्हें पहले ही आश्वस्त कर दिया था। जल्द ही वे चारों पत्थर के जंगल में स्थित आध्यात्मिक झरने के पास पहुंच गए। तांग शियू आध्यात्मिक झरने के किनारे उखड़ू बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे से भाप निकलते झरने के पानी को छू रही थीं और वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराया, खड़ा हुआ, तीनों की ओर मुड़ा और बोला, मुझे लगता है कि आप सभी मज्जा धोने और नसों को साफ करने का अर्थ समझ गए हैं। यह एक आध्यात्मिक स्रोत है जिसे स्थलीय ड्रैगन स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। यदि साधक यहाँ साधना करते हैं तो उन्हें आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त होगा और यदि आम लोग यहाँ आते हैं तो इसका उनके शरीर पर भी उत्कृष्ट प्रभाव पड़ेगा। कम से कम उन्हें कई वर्षों तक सर्दी या बुखार नहीं होगा। हालांकि अगर आम लोग इस आध्यात्मिक झरने में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाएगी और आज रात तुम यहाँ समाहित होगे, अपने हृदय की गहराई को शुद्ध करोगे, अपनी नसों को साफ करोगे और साधना की नींव रखोगे। सू क्वान ने भयभीत होकर कहा, तांग शियू, हमने अभी साधना शुरू भी नहीं की है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि अगर आम लोग अंदर गए तो मर जाएंगे? फिर भी आप, तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो लोग साधना तकनीकों को नहीं समझते वे मर जाएंगे। अंदर
जाने से पहले मैं तुम्हें साधना की तकनीक सिखाऊंगा। इसके बाद तांग शियू ने उन तीनों को 2 घंटे से अधिक समय तक मानव मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स के बारे में समझाया और उन्हें अपने द्वारा बताए गए सभी मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स को याद करने के लिए मजबूर किया। फिर तांग शियू ने उन तीनों को अमरता प्राप्त करने की एक सामान्य साधना तकनीक सिखाई। शुरुआती दौर में मज्जा को धोना और बालों को साफ करना बहुत दर्दनाक होगा और जिन लोगों में मजबूत इच्छाशक्ति नहीं है उनके लिए इसे सहन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम भविष्य में दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहते हो, अगर तुम उड़ने और पृथ्वी से बाहर निकलने की क्षमता हासिल करना चाहते हो, अगर तुम आधिकारिक तौर पर एक साधक बनना चाहते हो, तो तुम्हें चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, सहन करना ही होगा, तांग शियू ने सख्ती से कहा। तीनों ने भारी मन से सिर हिलाया। तांग शियू ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर आध्यात्मिक झरने में प्रवेश करो। याद रखना, मैंने अभी तुम्हें जो साधना तकनीक सिखाई है उसका पालन करना और चुपचाप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना। इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। अगर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे तुरंत बताएं। सुबेन ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और आध्यात्मिक झरने में कूदने वाला पहला व्यक्ति वही था। अत्यधिक राहत की आह भरते हुए सू क्वान और सू जियांगफेई भी आध्यात्मिक झरने में कूद गए। आध्यात्मिक झरने का द्वार बहुत बड़ा नहीं था और तीनों के उसमें कूदने के बाद ही उन्होंने अंदर की 2/3 जगह घेर ली थी। कितना अद्भुत है, इससे तो हम सचमुच हवा में तैरने लगे हैं, सू क्वान ने हैरानी से कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तरल अवस्था में थी और उसका उत्प्लावन बल बहुत अधिक था। लोगों की तो बात ही छोड़िए, 1000 किलो वजनी एक विशालकाय चट्टान को भी तैराया जा सकता है। अपने मन को एकाग्र करें और साधना तकनीक के मार्ग के अनुसार ध्यान करना शुरू करें। तीनों ने तांग शियू के निर्देशों का पालन किया और चुपचाप अपनी नसों में ची ऊर्जा की अनुभूति को महसूस करना शुरू कर दिया। महज 12 सेकंड में वे सभी बेहद आरामदायक स्थिति में थे। वे अपने शरीर के सभी रोमछिद्रों को पूरी तरह से खुला हुआ महसूस कर सकते थे और अनगिनत गर्म धाराएं उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। जैसे ही उनमें झुनझुनी सी महसूस हुई, उसके बाद हल्का दबाव, फिर हल्का दर्द और फिर तीव्र दर्द हुआ। दर्द इतना असहनीय था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके शरीर को अनगिनत ताकतों द्वारा फाड़ा जा रहा हो और उस असहनीय दर्द ने उन्हें चीखने पर मजबूर कर दिया। इसे सहन करो, साधना मार्ग के अनुसार ध्यान करो। आप सभी याद रखें, यह आपकी इच्छाशक्ति की परीक्षा है और इससे आपको भविष्य में अनगिनत लाभ मिलेंगे। एकाग्रचित रहो, ध्यान केंद्रित करो। तांग शियू पास खड़े होकर गहरी आवाज में चिल्लाया। समय बीत गया, चीखें कभी तेज तो कभी धीमी होती रहीं और तीनों के शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत में लगातार कांपते रहे। उनकी मांसपेशियां फूल गईं और उनकी त्वचा खून की तरह लाल हो गई। नवजात चूहों की तरह उनके शरीर की हर रक्तवाहिका स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। इसी प्रकार की पीड़ादायक यातनाओं के तहत ही उन तीनों के शरीर तेजी से मजबूत हो रहे थे। मैं महसूस करता हूँ, सू क्वान ने अचानक अपनी आंखें खोली और परमानंद से चिल्ला उठा। तांग शियू दहाड़ते हुए बोला, चुप रहो और अपनी भावनाओं को महसूस करते रहो। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करो। ये सुनकर सू क्वान चौंक गया, फिर वह शांत हो गया। रात ढल गई और दिन निकल आया। वे तीनों अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत में डूबे हुए थे। वे दर्द के आदी हो चुके थे। भले ही वे बाहर निकलना चाहते थे, फिर भी वे तांग शियू द्वारा वर्णित शक्ति के समान शक्तिशाली बनने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। वूश, तांग शियू द्वारा एक अराजक शक्ति छोड़ी गई जिसने तीनों के शरीरों को अपनी चपेट में ले लिया। तांग शियू ने उन तीनों को आध्यात्मिक झरने से बाहर निकाला, फिर उनकी नींद के एक्यू पॉइंट्स को चुभोया। पीड़ादायक यातना और मानसिक थकावट से भरी एक रात ने उन तीनों को उनकी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचा दिया था। तांग शियू को उनकी आराम करने और मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। दोपहर होते ही तांग शियू ने उन तीनों को जगाया और उन्हें वापस आध्यात्मिक झरने में फेंक दिया। रात होते ही उसने तीनों को फिर से बाहर निकाल लिया। फिर उसने उन्हें आराम करने दिया और फिर उन्हें आध्यात्मिक स्रोत में वापस फेंक दिया। समय बीतने के साथ साथ उन चारों को इस बात का पता ही नहीं चला कि उनके गायब होने के कारण सू परिवार के गांव में पूरी तरह से उथल-पुथल मच गई थी। यहाँ तक कि सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों को संगठित किया था। इसी समय नव वर्ष की पूर्व संध्या भी थी। अध्याय 632 घात गुणन पत्थर के जंगल के केंद्र में तांग शियू आध्यात्मिक झरने के किनारे पालथी मारकर बैठी थी और चुपचाप झरने के पानी में सू जियांगफेई को देख रही थी। सू बेन और सू क्वान ने अपनी साधना पूरी कर ली थी। कपड़े पहन लिए थे और चुपचाप एक तरफ खड़े थे। 2 दिनों की कठिन साधना के बाद दोनों ने अपने शरीर में ऊर्जा का अनुभव किया था और उसे नियंत्रित करने में भी सक्षम हो गए थे। छप छप नग्न अवस्था में सू जियांगफेई झरने से बाहर कूदा तो पानी उछल पड़ा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और वह चिल्लाया, तांग शियू, मैं अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता हूँ और मैंने साधना मार्ग के अनुसार इसे अपनी नसों में 3 बार प्रवाहित भी किया है। तांग शियू ने पूछा, आपके शरीर में ची का प्रवाह कितना घना है? सू जियांगफेई ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 1 पिन के आकार का। तांग शियू ने सू बेन और सू क्वान की ओर देखा और पूछा, आप दोनों का क्या कहना है? सू क्वान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं जिस ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर सकता हूँ वह जियांगफेई के ऊर्जा प्रवाह से अधिक मजबूत है, लगभग माचिस की तीली के आकार का। सू बेन ने अपने सिर के पीछे खुजली की, फिर अपना हाथ ऊपर उठाया, अपनी छोटी उंगली फैलाते हुए कहा, यह मेरी छोटी उंगली की मोटाई से लगभग आधी लगती है। आप इसे चॉपस्टिक की तरह भी बता सकते हैं, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से थोड़ी मोटी, लेकिन ये बहुत छोटी है, केवल कुछ सेंटीमीटर। क्या? सू क्वान और सू जियांगफेई हैरान रह गए, खासकर सू जियांगफेई जिनके होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उन्होंने पहले तांग शियू को यह कहते सुना था कि लोगों के शरीर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। अच्छे शरीर वाले जल्दी साधना करते हैं, जबकि कमजोर शरीर वाले धीरे धीरे साधना करते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि वे सू क्वान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते और सू बेन से तो उनका बहुत बड़ा अंतर था। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बुरा नहीं है। अपनी नसों में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर पाना और साधना के मार्ग के अनुसार उसे नियंत्रित कर पाना, ये दर्शाता है कि आपने साधना के मार्ग पर आधिकारिक रूप से कदम रख दिया है। इसके अलावा इन 2 दिनों की साधना के बाद आपकी शारीरिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, कम से कम कई गुना पहले से। अब अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कुछ पत्थर हिलाकर देखिए, सू बेन ने कहा। मैं पहले जाऊंगी। अचानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक पत्थर पर पड़ी जिसका वजन कम से कम 100 किलो था। पहले वह 100 किलो का पत्थर उठा सकता था, लेकिन ये बहुत जोरदार काम था। जैसे ही उसने अपने हाथों से पत्थर को पकड़ा और जोर लगाया, वह आसानी से उठ गया और क्योंकि उसके हाथ बहुत तेजी से हिल रहे थे, उसने लगभग 100 किलो के पत्थर को हवा में उछाल ही दिया। यह इतना हल्का कैसे हो सकता है? सू बेन ने अविश्वास से बुदबुदाया। तांग शियू मुस्कुराया, अगर तुम पहले 100 किलो का पत्थर उठा सकते थे तो अब 300-400 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करो। सू बेन ने हैरानी से कहा, 300-400 किलो? क्या मैं इसे उठा सकती हूँ? तांग शियू मुस्कुराई, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? सू बेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसकी निगाहें लगभग 7-8 मीटर दूर स्थित एक पत्थर पर पड़ी जिसका वजन लगभग 400 किट्टी था। वह उसके पास गया और उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। ऊपर लगभग 400 किलो वजनी पत्थर उसने उठा लिया। उसे हल्का सा ये भी आभास हुआ कि अगर पत्थर इससे भी भारी होता तो भी वह उसे उठा सकता था। 500 किलो, उसने अनुमान लगाया कि वह 500 किलो का पत्थर उठा सकता है और यदि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह 500 किलो का पत्थर 12 मीटर दूर तक फेंक भी सकता है।
इसके बाद सू क्वान और सू जियांगफेई ने भी कोशिश की और ये देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि वे आसानी से 200-300 किलो वजन के पत्थर उठा सकते हैं। हालांकि वे सू बेन जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गए थे। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन तीनों का भाग्य अविश्वसनीय रूप से अच्छा था, इतना अच्छा कि अनगिनत साधक ईर्ष्या करते। धरती की नस से निकलने वाले आध्यात्मिक स्रोत की सहायता से साधना शुरू करने का मतलब था कि उनकी साधना की गति रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ेगी। उसे याद आया जब कांग शिया और एंडी ने पहली बार साधना शुरू की थी। एंडी को काफी समय लगा और कांग शिया को तो कई महीने सिर्फ ऊर्जा को मुश्किल से महसूस करने और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने में ही लग गए। सू शियांगफेई, जल्दी करो और कपड़े पहन लो। हालांकि यहाँ कोई महिला नहीं है, फिर भी नग्न घूमना अशोभनीय है, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। सू जियांगफेई एकदम जम गया, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और वह दौड़कर अपने कपड़ों की ओर भागा, उन्हें जमीन से उठाया और जल्दी से पहन लिया। हालांकि तांग शियू के मजाक ने उसे बहुत अच्छा महसूस कराया और तांग शियू के प्रति उसके मन में बची हुई सारी नाराजगी पूरी तरह गायब हो गई। तांग शियू ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम यहाँ 2 दिन से हैं। आज रात नव वर्ष की पूर्व संध्या होनी चाहिए, क्योंकि हम गायब हो गए हैं। बाहर जरूर बहुत हलचल होगी, इसलिए हमें आज रात उस तेंदुए को ढूंढकर उससे छुटकारा पाना होगा। कोई बात नहीं, हम इसे निश्चित रूप से गिरा सकते हैं। हम उन तीनों ने अपनी मुठ्ठियां रगड़ी, उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। शक्ति में आए इस उछाल ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान किया। हालांकि तांग शियू उन्हें लापरवाही न बरतने की चेतावनी देना चाहता था, लेकिन इस समय वह उनके उत्साह को कम नहीं करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके साथ होने से वह तेंदुआ उन तीनों को नहीं मार सकता। उन्हें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तीनों को पत्थर के जंगल से बाहर निकालकर वे तेजी से पहाड़ में प्रवेश कर गए। तीनों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी, इसलिए उनकी शक्ति और गति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लगातार खोजबीन कर रहे थे। तांग शियू ने तो अपनी दिव्य चेतना का भी पूरा उपयोग किया, जिससे वह 4 से 500 मीटर के क्षेत्र का अवलोकन कर पा रहा था। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद तांग शियू पहाड़ पर चढ़ते उतरते अचानक रुक गया। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, शुभकामनाएं। मुझे लगता है मैंने तेंदुए की आवाज सुनी, वह हमारे बहुत करीब है, बस कुछ 100 मीटर दूर। मेरे पीछे आओ, हम उसे मारेंगे और फिर नए साल के लिए घर चलेंगे। सुगिया गांव। सू लिंग्यो आंगन में बेचैनी से खड़ी थी, उसका हाथ कांपते हुए गु यिन के कंधे को पकड़े हुए था। तांग युंडे और मु किंगपिंग चिंतित तो थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। क्या ग्रामीण अभी तक वापस नहीं लौटे हैं? श्रीमती झांग चिंतित भाव से घर से बाहर निकली। श्रीमती झांग के बगल में सू यानिंग भी उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तांग युंडे ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी पूछताछ करने गया था, लेकिन अभी तक कोई लौटा नहीं है। माँ, आप घर पर खाना बना लीजिए, मैं पीछे पहाड़ पर जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है, अगर हमें शियू एयर मिल गई तो लौटने पर हमें गर्मा-गर्म खाना मिल जाएगा। श्रीमती झांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, युंडे, तुम अभी यहाँ पहुंचे हो, पहले आराम कर लो। हमारे गांव से बहुत सारे लोग गए हैं और कस्बे के पुलिस स्टेशन और काउंटी के पुलिस वाले भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे शियू एयर को ढूंढ लेंगे। इस पल पड़ोस से चेन हुइयंग बाहर से अंदर आई। तांग युंडे और सू लिंग्यू को देखकर वह थोड़ी देर रुकी और फिर घबराकर पूछा, क्या हाल है? क्या उन्हें कोई मिला? श्रीमती झांग ने आह भरी, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। चेन हुइयंग ने परेशान चेहरे से कहा, तुम ही बताओ, इन बच्चों को क्या हो गया है? अगर उन्हें उस जानवर को मारना भी है तो उन्हें पहाड़ों में जाकर जोखिम उठाने की क्या जरूरत है? अगर बेन एयर को कुछ हो गया तो मैं जीना नहीं चाहूंगी। तांग युंडे ने तुरंत उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाभी चिंता मत कीजिए, मैं शियू एयर की क्षमताओं को जानता हूँ। साधारण जानवरों की तो बात ही छोड़िए, वह किसी राक्षस से भी नहीं डरेगा। शायद वे पहाड़ों में खोजबीन कर रहे हों। अगर उन्हें सच में वह नहीं मिला तो मुझे विश्वास है कि वे आज रात वापस आ जाएंगे। सुगिया गांव की सबसे बाहरी पर्वत चोटी पर 100 से अधिक ग्रामीण और सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी टॉर्च और हथियार लिए हर जगह तलाशी कर रहे थे। उनकी चीखें लगातार गूंज रही थीं। काउंटी सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख झाओ डोंगहे ने तो मेगाफोन भी पकड़ रखा था और तांग शियू और अन्य लोगों के नाम चिल्ला रहे थे। मौलिक रूप से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दोहे और नव वर्ष की तैयारी करने के लिए घर लौट चुके थे। तभी उन्हें एक फोन आया जिसमें बताया गया कि सुगिया गांव के 4 युवक उस जानवर को ढूंढने के लिए पहाड़ पर गए हैं जिसने आज कई ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए वह तुरंत 1 दर्जन पुलिसकर्मियों और दमकल कर्मियों के साथ वहां पहुंचे। सुगिया गांव जाते समय उन्होंने पहले योजना बनाई थी कि वे कुछ लोगों को साथ लेकर थोड़ी खोजबीन करेंगे और अगर कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की देरी होगी। लेकिन किसने सोचा था कि सुगिया गांव पहुंचने और चारों की स्थिति जानने के बाद उन्हें पता चलेगा कि उनमें से एक तांग शियू है। उन्होंने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और खुद आदेश दिया कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें तांग शियू और बाकी 3 लोगों को ढूंढना ही होगा। झाओ डोंगहे को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उन्हें काउंटी लोक सुरक्षा ब्यूरो प्रमुख का पद केवल तांग शियू की वजह से ही मिला था। पूर्व काउंटी प्रमुख होंग, जिन्होंने लोक सुरक्षा ब्यूरो में शीर्ष पद के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा की थी, को तांग शियू के कारण ही उच्च अधिकारियों द्वारा सीधे पद से हटा दिया गया था। यहाँ तक कि नगर अनुशासनात्मक समिति की एक विशेष जांच टीम ने काउंटी प्रमुख होंग की जांच की और परिणामस्वरूप काउंटी प्रमुख होंग अभी भी जेल में है। उसे ये तो नहीं पता था कि तांग शियू के ऊपर कौन कौन से संबंध थे, लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि वे शहर में तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जब काउंटी प्रमुख होंग की जांच हुई थी तो शहर द्वारा गठित जांच दल का नेतृत्व शाही राजधानी के किसी व्यक्ति ने किया था। चीफ झाओ, हम और अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत खतरा है, दमकल दल के नेता ने झाओ डोंगहे के पीछे चलते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने सुगिया गांव के ग्रामीणों से सुना था कि पीछे के पहाड़ में कई जंगली जानवर हैं और इलाका दुर्गम है, सावधानी न बरतने पर आसानी से खतरा हो सकता है। झाओ डोंगहे ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। हालांकि वह दिन भर पहाड़ों में भटकता रहा था, फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, चाहे कितना भी खतरा हो, हमें उन 4 युवकों को ढूंढना ही होगा। गांव वाले थक गए होंगे, जो भी हमारे साथ नहीं चल सकता उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहो। मैं स्वयं दल का नेतृत्व करूंगा और हमें खोज के लिए और गहराई में जाना होगा। दमकल दस्ते का मुखिया हैरान था, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि झाओ डोंगहे इतना जिद्दी क्यों था। वे तो बस 4 नौजवान थे, इन घने पहाड़ों और पुराने जंगलों में खो जाना आम बात थी, जरूरी नहीं कि उन्हें कोई खतरा ही हो। इसके अलावा इतने सारे लोग अंधेरे में पहाड़ों और पुराने जंगलों में खोजबीन करने जाते हैं और अगर वे और अंदर जाते तो किसी न किसी को चोट जरूर लगती। क्या ये सब करना उचित था? चीफ झाओ, हमारे दमकल कर्मियों को अंदर जाकर तलाशी लेनी होगी, लेकिन आज गांव वाले बहुत थके हुए हैं। मेरा सुझाव है कि आप सबको वापस ले आएं, बस कुछ पुलिस अधिकारियों को हमारे पीछे छोड़ दें, दमकल दल के नेता ने गंभीरता से कहा। अध्याय 633 रक्तरंजित पर्वत और वन घोर अंधेरी रात में आसपास के पहाड़ बेहद भयावह लग रहे थे, केवल कभी कभार जानवरों की दहाड़ ही सन्नाटे को भंग कर रही थी। एक तेंदुए ने, जो एक पूर्ण विकसित बैल के आकार का था, अपनी चमकती हरी आंखों से अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उसके मोटे पैर ऐसे चल रहे थे मानो वह अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश कर रहा हो।
तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर उसे मार डालता हूँ, तांग शियू ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में कई दसियों मीटर दूर एक पेड़ के पीछे से ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। सुबेन ने तांग शियू को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और उत्सुकता से कहा, तांग शियू, हम तीनों पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं, चाहे ताकत में हो या गति में। मुझे विश्वास है कि यह तेंदुआ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये हम तीनों को एक साथ हरा नहीं सकता। क्यों न हम इसे आजमा कर देखें। तांग शियू हिचकिचाया, यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान और खूंखार जानवर है। खेती करने वालों के लिए साधारण जानवर बहुत कम खतरा पैदा करते हैं, लेकिन खूंखार जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे अवलोकन के अनुसार ये सबसे आम प्रकार का खूंखार जानवर नहीं है, कम से कम निम्न स्तर का तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए भले ही तुम तीनों मिलकर टीम बना लो, फिर भी शायद तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि तुम अपनी जान भी गंवा बैठो। सुबेन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, अगर हम सचमुच खतरे में पड़ गए तो क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम हमें बचा पाओगे। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, मुझे पूरा भरोसा है। सुबेन ने गंभीरता से कहा, चूंकि आपको भरोसा है इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम भविष्य में आपके ही मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं तो हमें वास्तविक युद्ध अनुभव की आवश्यकता है। पिछले 2 दिनों में आपने हमें साधना जगत की क्रूरता और खतरों के बारे में बहुत कुछ बताया है, और आप 3 निकम्मों को प्रशिक्षित नहीं करना चाहेंगे, है ना। तांग शियू ने सू क्वान और सू जियांगफेई की ओर देखा, जिन्होंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उनके चेहरे भी उतने ही गंभीर थे। अपने मन में एक आह भरते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपने अपना मन बना लिया है तो आप अपना कदम उठा सकते हैं। याद रखें, इस तरह के जीवन मरण के संघर्ष के क्षणों में आपको जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, समझ गए। तीनों ने अपने हथियार कसकर पकड़े और एक साथ सिर हिलाया। तांग शियू चुपचाप उन तीनों आकृतियों को चुपके से तेंदुए की ओर बढ़ते हुए देखता रहा। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया। उसका शरीर हवा में गिरते हुए पत्ते की तरह तैर रहा था और कुछ ही सांसों में वह तेंदुए के ऊपर एक पेड़ की शाखा पर प्रकट हो गया था। गरज, जब सुबेन और अन्य 2 लोग अभी भी कुछ ही मीटर दूर थे, तब तेंदुए ने किसी के आने का तीव्र आभास किया। इसके अलावा 3 अलग अलग दिशाओं से 3 लोग इस पर हमला करने आ रहे थे। तुरंत ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से खौफनाक हत्या का इरादा झलक उठा। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और पलक झपकते ही वह सुबेन की ओर झपटा। राक्षस, सुबेन ने हाथ में भाला लिए हुए उसे तेज आवाज के साथ तेंदुए जैसे राक्षस पर घुमाया। हालांकि तेंदुए की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही वह भाले के वार से बच निकला और ऊंची छलांग लगाकर सुबेन के सिर पर हमला कर दिया। सुबेन, सू क्वान और सू जियांगफेई के युद्ध अनुभव के आधार पर सुबेन सबसे मजबूत था। वह मूल रूप से एक मजबूत और जुझारू व्यक्ति थे और शेन तांग समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्होंने लाठी चलाने और आमने सामने की लड़ाई दोनों को सीखने में कई महीने बिताए। इसलिए मौजूदा संकट का सामना करते हुए उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। जैसे ही भाला पीछे की ओर घुमा, वह एक तरफ झपटा और बाल बाल तेंदुए के नुकीले पंजों से बच गया। कितनी तेज! सुबेन के उठते ही तेंदुआ फिर से उसके सामने झपटा। हालांकि अब वह खुद को बहुत मजबूत समझता था, फिर भी वह तेंदुए की क्रूरता को देखकर चौंक गया था। हमला करने की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए वह फिर से जमीन पर लुढ़का और फिर उस गति का उपयोग करते हुए सू क्वान की दिशा में झपटा। सावधान रहना। सू क्वान के मन में थोड़ा डर सा जागा। जब उसने देखा कि तेंदुआ जैसा जानवर फिर से सुबेन का पीछा कर रहा है, तो उसका दिल एकदम से धड़कने लगा और उसने लोहे का फावड़ा घुमाते हुए जोर से चिल्लाया। रिप! सुबेन का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह एक तरफ हटा, तेंदुए के नुकीले पंजों से उसका बायां हाथ बुरी तरह से फट गया, जिससे एक खून से लथपथ घाव हो गया। सू क्वान के समय पर पहुंचकर और अपने लोहे के फावड़े को जोरदार ढंग से घुमाते हुए हमला करने के कारण ही तेंदुए को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भाई बेन, क्या आप ठीक हैं? सू क्वान सुबेन के सामने खड़ी होकर चिंता से पूछ रही थी। सुबेन जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। जल्दी से सू क्वान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेंदुए का सामना किया और शांत भाव से कहा, मैं ठीक हूँ, बस मामूली चोट लगी है। आप दोनों सावधान रहें, यह आदमी बहुत तेज है। मैं मुश्किल से 1 या 2 बार ही बच पाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तुम दोनों मेरी तरह तेज नहीं हो, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, समझ गया। अभी अभी पहुंचे सू क्वान और सू जियांगफेई ने एक साथ कहा। गरजना! तेंदुए की आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव झलक उठा। एक जोरदार दहाड़ के साथ वह फिर से झपटा। तीनों आदमियों और उनके हथियारों से बिल्कुल भी नहीं डरा। इस बार इसकी गति और भी तेज थी, मानो कोई तीक्ष्ण तीर छोड़ा गया हो। बैंग बैंग बैंग! सुबेन, सू क्वान और सू जियांगफेई के हाथों में मौजूद भाले, लोहे के फावड़े और बर्छी तेंदुए के शरीर पर लगे, लेकिन उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसके नुकीले पंजों ने सू जियांगफेई और सू क्वान की बाहों पर वार किया, जिससे दोनों पर कई गहरे घाव हो गए। बैंग! तीनों के आश्चर्य के लिए सू जियांगफेई और सू क्वान की बाहों को फाड़ने के बाद तेंदुआ जानवर वास्तव में हवा में ही वापस मुड़ गया। उसके 2 नुकीले पंजों ने सुबेन की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और कई घावों से खून बहने लगा, जिससे सुबेन का शरीर सीधे दूर जा गिरा और वह 7 या 8 मीटर दूर जा गिरा। भाई बेन, सुबेन, सू क्वान और सू जियांगफेई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्होंने हताशा में अपने लोहे के फावड़े और भाले घुमाए, जिससे तेंदुआ पीछे हट गया। फिर वे सुबेन की ओर दौड़ पड़े। तांग शियू 12 मीटर ऊंची एक पेड़ की शाखा पर चुपचाप खड़ा था, नीचे हो रहे संघर्ष को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने बस इतना अंदाजा लगाया था कि तेंदुआ उन तीनों को नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें मारना उसके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए उसने कोई कदम उठाने से परहेज किया था। हालांकि वह ये भी समझ सकता था कि उन तीनों के लिए तेंदुए जैसे जानवर को मारना बिल्कुल असंभव होगा। तेंदुए का शरीर इतना दुर्जेय था कि अगर उसे भाले या बर्छी से भी भेदा जाता तो यह अनिश्चित था कि वह भेद पाएगा या नहीं। कुछ क्षण चिंतन करने के बाद जब उन्होंने तेंदुए को उन तीनों पर दोबारा झपट्टा मारते देखा, तो उनकी आकृति पल भर में धुंधली हो गई। वूश! आसमान से एक धुंधली सी आकृति नीचे उतरी और रक्तपान करने वाले खंजर से एक लाल रोशनी निकली, जो तेंदुए जैसे जानवर की पीठ पर फैल गई। गरजना! गरजना! तीव्र दर्द ने तेंदुए को पागल कर दिया। तीनों पर हो रहे लगातार हमले को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही वह उन्मत्त होकर घूमने लगा, उसकी भयावह निगाहें पहले ही तांग शियू पर पड़ चुकी थीं। इसे इस इंसान से उत्पन्न होने वाले भारी खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए इसने पहले इस इंसान को खत्म करने का फैसला किया और फिर बाकी 3 को मार डाला। पलक झपकते ही तेंदुआ तांग शियू के सामने झपटा और उसके नुकीले पंजे तांग शियू के सिर की ओर बढ़ गए। मर जा! तांग शियू की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। रक्तपान करने वाला खंजर पलक झपकते ही उसके सामने से गुजरा और आसानी से तेंदुए के अगले पंजों को काट डाला। उसी समय तांग शियू ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी और जैसे ही उसका विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ा, तांग शियू ने एक परछाई की तरह रक्तपान करने वाले खंजर से तेंदुए की गर्दन के निचले हिस्से को भेद दिया और फिर जोर से एक लंबा घाव बना दिया। खून तेजी से बाहर निकला। तेंदुआ बुरी तरह डर गया था। इससे पहले इसका सामना कभी किसी इंसान से इतनी तेज गति से नहीं हुआ था और न ही इसे कभी इतनी गंभीर चोटें लगी थीं। जमीन पर उतरते ही लगभग तुरंत ही उसे अपने 2 अगले पंजे खोने का असहनीय दर्द सहना पड़ा और वह एक तरफ पहाड़ी जंगल की ओर भाग गया। इसे मेरे लिए मार डालो! तांग शियू के हाथ में मौजूद रक्त पीने वाला खंजर उड़कर बाहर निकला और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जिसने तेंदुए के पेट के किनारे को भेद दिया।
इस तीखे हमले के कारण तेंदुए का शरीर कांप उठा और वह 7-8 मीटर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे बुरी तरह गिर पड़ा। पेट में छेद और गर्दन फटने जैसी 2 घातक चोटों से ग्रस्त तेंदुए का शरीर निराशा से भर गया था। वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन तेजी से बहते खून ने उसे और भी कमजोर बना दिया। विशेषकर अपने दोनों अगले पंजे कटे होने के बावजूद यह आधे रास्ते तक संघर्ष करता रहा और फिर बुरी तरह गिर गया। बैंग बैंग बैंग, तांग शियू दौड़कर तेंदुए जैसे जानवर के पास पहुंचा और उस पर मुक्कों की बौछार कर दी। उसने मरनासन तेंदुए को देखा जो मृत्यु के कगार पर था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई बेन, क्या आप ठीक हैं? तांग शियू ने पीछे मुड़कर उन तीनों को देखकर मुस्कुराया जो पहले ही चलकर आ चुके थे। सू बेन ने अपने हाथ से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस पीठ पर जलन महसूस हो रही है। तांग शियू, तुम अब भी अद्भुत हो। हम तीनों इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ ही चालों में काम तमाम कर दिया। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि आप सभी भविष्य में लगन से साधना करेंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमने इस आदमी को मार डाला है तो चलिए इसके शव को बाहर ले चलते हैं। इसे गांव वालों को देखने दीजिए और फिर सब लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। सू बेन ने सिर हिलाया और तेंदुए जैसे जानवर को हटाने के लिए जाने ही वाली थी। तांग शियू ने उसे रोका और अपने साथ रखी चांदी की सुइयां निकालकर उन तीनों का खून बहना रोकने और उनके घावों पर पट्टी बांधने के लिए एक्यूपंक्चर किया। जब इलाज लगभग पूरा हो गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप घायल हैं, लेकिन प्रशिक्षण का यह उत्कृष्ट अवसर व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। अपनी शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए आप तीनों यात्रा के दौरान तेंदुए के शरीर को अपने साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा ये सू परिवार के गांव से अभी भी काफी दूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2 घंटे के भीतर पहाड़ों से बाहर निकल जाएं। क्या तुम ये कर सकते हो? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। 2 घंटे, हालांकि अंदर आने पर उन्होंने हर जगह तलाशी ली थी, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो गई थी, फिर भी उन्हें इस बिंदु तक पहुंचने में 4 या 5 घंटे लग गए। इसके अलावा ये दिन के समय की बात थी, रात में पहाड़ी रास्तों पर चलना और भी कठिन होगा। वे शायद 2 घंटे में बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना? तांग शियू ने तीनों पुरुषों के भावों को देखा और कहा, अगर तुम 2 घंटे के भीतर इस तेंदुए के शव को पहाड़ी जंगल से बाहर नहीं निकाल पाए तो मैं भविष्य में तुम्हें और भी क्रूर तरीकों से प्रशिक्षित करूंगा। पहले तुम्हें मृत्यु से भी बदतर जीवन का स्वाद चखाऊंगा और फिर शक्ति से मिलने वाले आनंद का अनुभव कराऊंगा। क्या जीवन मृत्यु से भी बदतर है? आध्यात्मिक झरने में स्नान करना मृत्यु से भी बदतर जीवन का एक अनुभव था। हालांकि उस आध्यात्मिक स्रोत से उन्हें अपार लाभ मिला, फिर भी वे इसे दोबारा सहन नहीं करना चाहते थे। इसलिए तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जल्दी से तेंदुए को उठाया और पहाड़ के बाहर की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 634 एक महान नायक, तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू पहाड़ी जंगल को ऐसे पार कर रहा था मानो समतल जमीन पर चल रहा हो। वह सू बेन और अन्य 2 लोगों के ठीक पीछे चल रहा था जो जानवर के शव को ले जा रहे थे। 1 घंटे से अधिक की यात्रा के बाद वे अंततः सबसे बाहरी पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। इस समय तांग शियू ने दूर स्थित पर्वत की ढलान पर चमकती हुई कई रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा। रुकना, तांग शियू ने अपनी गति तेज की और उनका रास्ता रोक दिया। सू बेन ने हैरानी से पूछा, क्या गड़बड़ है? तांग शियू ने कहा, हम चारों 2 दिन से पहाड़ों में हैं और मेरी गाड़ी अभी भी पहाड़ की तलहटी में बाहर खड़ी है। मुझे डर है कि ग्रामीणों को पहले ही पता चल गया होगा कि हम पहाड़ों में आ गए हैं। अभी अभी मैंने सामने वाले पहाड़ की ढलान पर कई रोशनी देखी जो शायद ग्रामीणों के हमें ढूंढने के लिए पहाड़ों में आने की सूचना थी। याद रखना, मैंने तुम्हें जो साधना तकनीक सिखाई है उसे कभी भी फैलाना नहीं है। तुम्हारी क्षमताएं जो आम लोगों से कहीं अधिक हैं, उन्हें कभी भी आम लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना है, सिवाय जब कोई बेहद जरूरी और अहम स्थिति हो। समझा? समझ गया। तीनों ने बार-बार सिर हिलाया। तांग शियू ने आगे कहा, इस तेंदुए को तुमने मारा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और तुम भी घायल हो, जिससे पता चलता है कि तुमने ही लड़ाई लड़ी थी। मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहता, इसलिए सारा श्रेय तुम्हारा ही है। सू क्वान हिचकिचाया, तांग शियू, क्या यह अनुचित नहीं है? तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अगर बाहर के लोग पूछें तो बस यही कह देना। वैसे भी हम यहाँ 2 दिन से हैं, तो बस कह देना कि हम इस तेंदुए को ढूंढ रहे थे। पत्थर के जंगल और आध्यात्मिक झरने के बारे में भी बात मत करना, अन्यथा मेरे मार्गदर्शन के बिना जो आम लोग गलती से पत्थर के जंगल में भटक जाएंगे उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। इस समय तीनों ने तांग शियू को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद तांग शियू ने सीधे सीधे इसका श्रेय उन्हें दे दिया, खुद इसमें शामिल होने की जहमत भी नहीं उठाई, बस चुपचाप रहना चाहा। इस स्वभाव ने तीनों को सचमुच प्रशंसा से भर दिया। अब तो सू जियांगफेई को भी तांग शियू के प्रति श्रद्धा का भाव आ गया था। उसे अचानक 6 महीने पहले और 6 महीने बाद के तांग शियू की याद आ गई। उसे लगा कि कार दुर्घटना के बाद तांग शियू सचमुच पागल नहीं हुआ था, बल्कि चुपचाप रहने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा था। इतने सालों तक वह सही समय का इंतजार करता रहा और चुपके से सारी तैयारियां करता रहा। अद्भुत, भयानक। तांग शियू की प्रशंसा करते हुए सू जियांगफेई को भय का भी अनुभव हुआ। इतनी कम उम्र में इतने शांत स्वभाव और इतनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के साथ वो तो वाकई डरावने हैं। सू जियांगफेई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने चुपके से तांग शियू की तरफ देखा, फिर तुरंत अपना सिर घुमा लिया और अपने दिल में पनपे डर को दबा लिया। जैसे ही चारों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, उन्हें पहाड़ों में उनकी तलाश कर रहे ग्रामीणों, पुलिस और दमकल कर्मियों को देखने में लगभग 20 मिनट का समय लगा। वे यहाँ हैं, आश्चर्य से भरी एक चीख तुरंत ही पहाड़ी जंगल में गूंज उठी। पल भर में 100-200 लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने उन चारों को एक ही भाव से देखा, आश्चर्य और अविश्वास। वे इस बात से हैरान थे कि वे चारों सुरक्षित थे और सू बेन और अन्य लोगों द्वारा उठाए गए विशाल तेंदुए के शव पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तांग शियू, सू बेन, सू क्वान, सू जियांगफेई, तुम सचमुच लापरवाह हो। सू जियांग आगे की ओर दौड़ा। हालांकि उसने कुछ लोगों द्वारा ले जाए जा रहे तेंदुए के शव को देख लिया था, फिर भी उसने गुस्से से उन्हें फटकारा। सू क्वान मुस्कुराया और बोला, चाचा शियांग जियान, हम कैसे लापरवाह हो रहे हैं? यह तेंदुआ बहुत ही दुष्ट था। हमने अपने ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ों में जाकर इसे मार डाला, है ना? देखिए, यह वही तेंदुआ है जिसे हम पहले ही मार चुके हैं। सू शियांगजियान ने तेंदुए के शव को ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी असंतोष से कहा, अगर तुम इस तेंदुए को मारने के लिए पहाड़ों में जाना ही चाहते थे तो तुम्हें सबको पहले से बता देना चाहिए था, है ना? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 2 दिनों से ग्रामीण तुम्हें ढूंढने के लिए लगभग पूरे पहाड़ को छान रहे हैं? अगर तुम आज नहीं आते तो हम सीधे और भी गहरे पहाड़ों में चले जाते। तुम्हें पता है कि सब लोग तुम्हारे बारे में कितने चिंतित थे। तांग शियू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, चाचा शियांगजियान, यह वाकई हमारी गलती है। हमने शुरू में इतना समय लगने की उम्मीद नहीं की थी। हमने पहले जो सोचा था उसके अनुसार हम पहाड़ों में खोज के लिए जाएंगे और अगर नहीं मिला तो वापस लौट आएंगे। किसने सोचा होगा कि अंदर आते ही हमें ये तेंदुआ मिल जाएगा? फिर उसका पीछा करते हुए हमारी उससे लड़ाई हुई और आखिरकार 2 दिन बाद हमने जाल बिछाकर उसे मार डाला। इन तीनों को देखो, इस तेंदुए को मारने के लिए उन्होंने सचमुच उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ी। सू शियांगजियान ने भी तीनों के जख्मों और कपड़ों पर खून के धब्बों को देखा।
उसने चिंता भरे लहजे में पूछा, कैसे हो, क्या तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? सू बेन ने सिर हिलाकर कहा, हम ठीक हैं। तांग शियू ने खून बहना बंद कर दिया है और हमें पट्टियां बांध दी हैं। सू जियांग ने राहत की सांस ली और चुपचाप सिर हिलाया। वर्दीधारी कई पुलिस अधिकारियों से घिरे झाओ डोंगहे तांग शियू और अन्य 3 लोगों के सामने आए। उन्होंने बैल जितने विशालकाय तेंदुए को देखा, फिर उन चारों को देखा और कहा, आप चारों सचमुच अनुकरणीय हैं। यद्यपि इतनी जल्दबाजी में पहाड़ों में जाना कुछ हद तक अनुचित था, लेकिन अंततः आपने इस खतरनाक जानवर को मार डाला। मैं झाओ डोंगहे हूँ, हमारे काउंटी के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख, और मैं जनता के लिए इस खतरे को खत्म करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, चीफ झाओ, आप बहुत दयालु हैं। हमें यही करना चाहिए। झाओ डोंगहे की नजर तांग शियू पर पड़ी और वह मुस्कुराया, तुम ही होगे तांग शियू, है ना? वही मशहूर युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू, और भी साहसी और साधन संपन्न, सचमुच युवा और होनहार। तांग शियू मुस्कुराई और विनम्रता से कुछ शब्द कहे, फिर सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ग्रामीणों को परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नव वर्ष के दौरान आप सभी को पहाड़ों पर आने के लिए परेशान करना वास्तव में खेदजनक है। भाई बहन और बाकी सबने तेंदुए को मार गिराया है, इसलिए सब लोग शांति से नए साल का जश्न मना सकते हैं। वापस आने के बाद मैं काउंटी के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करवाऊंगा। चूंकि सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो चलिए एक दावत करते हैं और नए साल की पूर्व संध्या पर साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। महान सुगिया गांव के सभी ग्रामीण खुशी से झूम उठे और सहमति में जयकारे लगाने लगे। कुछ बातचीत के बाद सभी अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। सू बेन, सू क्वान और सू जियांग को इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें तेंदुए के शव को खुद धोना नहीं पड़ेगा। वापस सुगिया गांव में तांग शियू उन तीनों को लेकर कार चला रही थी और अपनी दादी के घर के पास रुकी और उन तीनों को तेंदुए के शव को नीचे ले जाने का निर्देश दिया। चारों के आंगन के द्वार से अंदर कदम रखने से पहले ही तांग युंडे, सू लिंग्यू, झांगशी, चेन हुइयंग, मु किंगपिंग, सू यानिंग और अन्य लोग बाहर आ गए। शियुए, बेटा, सू लिंग्यू और चेन हुइयंग क्रमशः तांग शियू और सू बेन की ओर दौड़े। तांग शियू ने अपनी मां को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, मुस्कुराते हुए उन्हें सहारा दिया और कहा, मां, मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं। हम अभी पहाड़ों में गए थे और उस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। देखो, हम वापस आ गए, अब चिंता मत करो। आंखों में आंसू भर आए सू लिंग्यू ने तांग शियू की बांह थपथपाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें दिखावा करने के लिए किसने कहा? अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो हम क्या करते? झांगशी ने आगे कहा, बिल्कुल सही कहा शियू, इन पहाड़ों में कितना खतरा है। तुम 2 दिन के लिए गायब हो गई थी और हम बहुत चिंतित थे। भविष्य में तुम फिर कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं कर सकती। तांग शियू ने दबी हुई मुस्कान के साथ कई दिलासा भरे शब्द कहे और आखिरकार सबको शांत करने में कामयाब हो गई। असल में तांग युंडे और सू लिंग्यू ने झांगशी को नए साल के लिए स्टार सिटी ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन किस्मत के फेर के कारण वे सुगिया गांव लौट आए, इसलिए सबने इस साल वहीं रहने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद तांग शियू ने सू बेन और अन्य 2 लोगों को दोबारा पट्टी बांधने के बहाने काउंटी अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर उन चारों को लेकर काउंटी कस्बे की ओर गाड़ी चलाई। उन्होंने काउंटी के सबसे बड़े होटल में खाने पीने की दर्जनों मेजें बुक करवाईं और होटल से दुगुनी कीमत पर सुगिया गांव तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके बाद तांग शियू उन तीनों को टांके लगवाने और पट्टियां बांधने के लिए अस्पताल ले गया। फिर देर रात उन्होंने एक पटाखे और आतिशबाजी की दुकान का दरवाजा खटखटाया और दुकान मालिक से सुगिया गांव में पटाखों से भरा एक ट्रक भिजवाया। सुगिया गांव भले ही दूरस्थ स्थान पर स्थित है, लेकिन गांव की सड़कें काफी चौड़ी हैं। ग्रामीणों की मदद से पड़ोसी गांव से बड़ी संख्या में गोल मेजें और लंबी बेंचें किराए पर ली गईं और ग्रामीणों के घरों के सामने सड़कों पर स्थापित की गईं। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने उत्साह से भरे चेहरों के साथ बिजली की तारें और बल्ब बाहर खींचे। यदि कोई सुगिया गांव पर नजर डाले तो उसे निश्चित रूप से पता चलेगा कि गांव का आधे से अधिक हिस्सा जगमगा रहा था। दू यिन ने पिछले वर्षों में कभी भी नव वर्ष का ऐसा जीवन दृश्य नहीं देखा था। दिल से अभी भी बच्ची होने के कारण वह उत्साह से इधर उधर दौड़ रही थी और सुगिया गांव में बच्चों के एक समूह के साथ खेल भी रही थी, जिनमें से कुछ उससे बड़े थे और कुछ छोटे। काउंटी के भव्य रेस्तरां से व्यंजन परोसे जाने और मेजों पर रखे जाने के साथ ही सुगिया गांव के ग्रामीण प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भोजन का आनंद लेने और बातें करने लगे। यहाँ तक कि जिन 2 परिवारों ने अपनों को खोया था, उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि काउंटी के लोक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख झाओ डोंगहे अपने पूरे परिवार, बच्चों और बड़ों सहित को सुगिया गांव के ग्रामीणों के साथ इकट्ठा करने के लिए लाए थे। दरअसल उनके परिवार की मेज पर तांग युंडे और सू लिंग्यू के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। आगे नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सुगिया गांव में जो आयोजन हुए, उनका प्रभाव आसपास के कई गांवों में भी फैल गया। इन पड़ोसी गांवों के कुछ लोग भी जश्न में शामिल होने के लिए आए, जिनमें गांव के मुखिया और सुगिया गांव से संबंधित बाहरी लोग भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 1 दर्जन अतिरिक्त मेजें लग गईं। मध्यरात्रि जैसे ही नया साल आया, पटाखे जोर से गूंजे और आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। इस रात सुगिया गांव के ग्रामीणों के लिए यह शायद जीवन भर का अविस्मरणीय अनुभव रहा। यहाँ तक कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाला भव्य मिलन भोज भी इसके बाद हर वर्ष आयोजित किया जाने लगा। यह नवगठित परंपरा, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, आगे चलकर सुगिया गांव की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। तांग शियू, सू बेन, सू क्वान और सू जियांग ये चारों युवक भी सुगिया गांव और आसपास के कई गांवों के महान नायक और परोपकारी बन गए। उत्सव सुबह 1 बजे के बाद तक चलता रहा। अगली सुबह भोर की पहली किरण के साथ ही तांग शियू, सू जियांग, सू यानिंग और दू यिन को झांगशी ने बिस्तर से उठा दिया, क्योंकि नव वर्ष के दिन की सुबह पटाखे फोड़ने और पकौड़ी खाने की प्रथा लंबे समय से हर ग्रामीण के दिल में गहराई से बसी हुई थी। शियांग, जाओ पटाखे जलाओ। तांग शियू आंगन में कुएं के पास खड़ा था। उसने बर्फीले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर सू जियांग को आवाज दी, जो पहले ही अपना चेहरा धो चुकी थी। अध्याय 635 पश्चाताप करो और नए सिरे से शुरुआत करो। ठीक है। सू जियांग खुशी खुशी घर के अंदर भागी, पटाखों की एक माला उठाई और वापस आंगन में आ गई। उसके व्यवहार ने सू यानिंग को, जो अभी अभी रसोई से बाहर निकली थी, अचंभित और अविश्वास से भर दिया। हालांकि उसने कल अपने छोटे भाई सू जियांग और तांग शियू के बीच बेहतर संबंध देखा था, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह तांग शियू के प्रति इतना आज्ञाकारी होगा। सू यानिंग जानती थी कि तांग शियू अब शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि उसने न केवल दुर्जय तांग समूह की स्थापना की थी, बल्कि वह शाही राजधानी में तांग परिवार का सदस्य भी था। हालांकि वह अपने भाई को अच्छी तरह समझती थी, तांग शियू के साथ उसके परिवार के संबंधों को देखते हुए सू जियांग भला इस तरह कैसे व्यवहार कर सकता था। बैंग 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 पटाखे फूटे और सू लिंग्यू और श्रीमती रसोई में व्यस्त झांग ने पकौड़ी उबालना शुरू कर दिया। पटाखे बुझने के बाद सू यानिंग सू जियांग के पास गई और भौहें चढ़ाकर पूछा, छोटे भाई, तुम तो तांग शियू के प्रति बहुत आज्ञाकारी लगते हो। सू जियांग मुस्कुराई और बोली, वह सक्षम है, इसलिए मुझे उसकी बात सुननी ही होगी। सू यानिंग ने गुस्से से कहा, लेकिन मम्मी और पापा का क्या होगा? ये सुनकर सू जियांग को अचानक कुछ याद आ गया। उसने रसोई की ओर जा रही तांग शियू की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, बहन, यह मेरी गलती है, मैं आपको पहले बताना भूल गया था। तांग शियू ने स्टार सिटी में लोगों से संपर्क कर लिया है ताकि मां और पिताजी को जमानत पर
छुड़ाने का रास्ता निकाला जा सके। और हाँ, अभी अभी जब मैं जागा तो तांग शियू ने मुझे ये भी बताया कि मम्मी और पापा वापस रास्ते में हैं और वे लगभग 2 घंटे में गांव वापस आ जाएंगे। क्या? सु यानिंग ने अविश्वास से सु शियांगफेई की ओर देखा। ये खबर उसके दिल में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। सु जियांगफेई ने फिर कहा, बहन, मुझे पता है कि तुम अब भी तांग शियू से नाराज हो, ये सोचकर कि उसी की वजह से हमने सब कुछ खो दिया। लेकिन पहले के बारे में सोचिए, हमने तांग शियू और आंटी के साथ कैसा व्यवहार किया था। हाँ, उस समय हमारा परिवार धनी था और चाची को तांग शियू का पालन पोषण करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा और वह अक्सर हमसे पैसे उधार लेने आती थी। लेकिन हमने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा, उनके साथ अवमानना और कठिनाई का व्यवहार किया और हम दोनों ने तो लगभग तांग शियू को जेल भेज ही दिया था। सही बहन, अब देखो, तांग शियू के पास आज जो संपत्ति है वह हमारे परिवार के पास उस समय की संपत्ति से 100 गुना से भी अधिक है ना? लेकिन उसका क्या? वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? जब तक हम उनके करीब हैं तब तक वह और आंटी हमें बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाएंगे, नहीं वे हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। पिताजी ने इससे पहले अस्पताल में आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? यह इसलिए नहीं था कि परिवार बिखर गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे इस बात का पछतावा था कि उसने तांग शियू और चाची के साथ कैसा व्यवहार किया था। इस समय सु जियांगफेई ने चुपचाप अपनी जेब से सिगरेट का आधा पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाई और कुछ गहरे कश लिए। उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट झलक रही थी। फिर उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि किस बात ने मुझे सच में यह एहसास दिलाया कि इतने सालों से हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही थी? सु यानिंग ने भावहीन होकर पूछा, क्या कारण है? सु जियांगफेई ने आंगन के द्वार की ओर इशारा करते हुए कड़वाहट से कहा, जब मैं पहली बार सु परिवार के गांव लौटी तो ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि हमारा परिवार पतन की ओर है और नहीं उन्हें यह पता था कि माँ और पिताजी जेल में हैं। लेकिन जिस तरह से वे मुझे देख रहे थे उसमें तिरस्कार और घृणा का भाव साफ झलक रहा था। वे मुझे नीचा भी दिखा रहे थे। क्यों? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतने सालों में अपनी जड़ों को भूल गए हैं? जड़ें? सु यानिंग को लगा जैसे उसके दिल पर गहरा आघात लगा हो और एक हल्की सी पीड़ा उभर आई हो। हाँ, उनकी जड़ें सु परिवार के गांव में थीं। अगर कभी उसके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वह अपने पूर्वजों को भूल सकती है? अगर वह अपने पूर्वजों को भूल जाए तो उसके परिवार का क्या होगा? सु जियांगफेई ने धीरे से सु यानिंग के कंधे पर हाथ रखा और आह भरी, बहन, हम पहले गलत थे और जब आप गलत हों तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। तांग शियू और आंटी के प्रति तथा सु परिवार के गांव के लोगों के प्रति हमारा पिछला रवैया गलत था। कहावत है कि अपनी गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कल रात मैंने वास्तव में ग्रामीणों के मेरे प्रति दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया। यहाँ तक कि सु क्वान, जिसने कल रात थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी, उसने भी मुझे कुछ बताया। क्या आपको पता है कि वह क्या था? यह क्या था? सु यानिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने धीमी आवाज में पूछा। सु जियांगफेई ने कहा, पास में ही छोटा वांग गांव है, आप उससे अपरिचित तो नहीं है ना? हम सब यहीं पले बड़े हैं। सु क्वान ने अत्यधिक शराब पीने के बाद मुझसे कहा कि हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए और ग्रामीणों के साथ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का उपनाम सु है और कुछ पीढ़ियों पहले से हम सभी एक ही पूर्वज से आए हैं। हम सभी एक ही परिवार हैं। और लिटिल वांग विलेज के वांग शिंके के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? क्योंकि उसने खूब तरक्की की, इसलिए वह शहर जाकर बड़ा कारोबार करने लगा, बहुत अमीर हो गया और हर बार जब वह लौटता था तो उसका वही घमंडी रवैया बरकरार रहता था। फिर क्या हुआ? महज 2 साल पहले लिटिल वांग गांव में वांग शिंके के बूढ़े पिता का निधन हो गया और अंतिम संस्कार के दिन उनके खराब संबंधों के कारण एक भी ग्रामीण ताबूत उठाने में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? यह उनके चाचा थे जो गांव के मुखिया थे, जिन्होंने उन्हें घर घर ले जाकर लोगों के सामने झुककर माफी मांगी और तभी जाकर गांव वाले ताबूत उठाने में मदद करने के लिए राजी हुए और अंततः उस बूढ़े व्यक्ति को दफना दिया गया। सु यानिंग समझ गई। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए और वह काफी देर तक चुप रही। इसके अलावा उसे एहसास हुआ कि उसका भाई सचमुच बड़ा हो गया था, समझदार बन गया था और अब वह बच्चा नहीं रहा जो दिन भर चंचल रहता था और परिवार के थोड़े से पैसों पर निर्भर रहता था। भाई, मैं समझ गया। सु यानिंग ने सु शियांगफेई को गले लगाया, फिर उसे छोड़ दिया और रसोई की ओर चल पड़ी। 2 घंटे बाद सु फैमिली विलेज के प्रवेश द्वार पर एक पुलिस कार रुकी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, सु शांगविन और झांग मियून पुलिस की गाड़ी से बाहर निकली। उनके साथ पुलिस की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। अधिकारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें व्यक्तिगत रूप से वापस लाने के लिए, सु शांगविन ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ अधेड़ उम्र के पुलिसकर्मी से हाथ मिलाते हुए कहा। अधेड़ उम्र के पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने विनम्र मत बनो, मुझे यही करना चाहिए। और हाँ, मेरी तरफ से राष्ट्रपति लोंग और राष्ट्रपति चेन को नमस्कार कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सु शांगविन जानता था कि लोंग हानविन और चेन शिजोंग वे लोग थे जिन्होंने उसे और उसकी पत्नी को जेल से बाहर निकाला था, लेकिन उसका उन दोनों में से किसी के साथ कोई संबंध नहीं था और वह जानता था कि तांग शियू ही इस सब का मुख्य सूत्रधार था। फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया। पुलिस की गाड़ी वहां से चली गई। सु शांगविन नीचे बैठ गया, जमीन पर रखे यात्रा बैग को खोला, सिगरेट के 2 डिब्बे निकाले, एक को खोला, कुछ पैकेट निकाले और अपनी जेब में रख लिए, फिर बाकी को वापस यात्रा बैग में भर दिया। तभी उसने झांग मियून की ओर मुड़कर देखा और उदासीनता से कहा, ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। सु परिवार का गांव मेरा घर है और मेरी माँ यहीं है। हमने पहले बहुत सारी गलतियां की और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे, जैसा कि आपने कहा था। झांग मियून ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, शांगविन, पहले हमेशा मेरी ही गलती थी, मुझे पता है मैं गलत थी, चिंता मत करो, मैं फिर कभी इतना घमंडी नहीं बनूंगा। सु शांगविन ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर अपना बैग उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कई ग्रामीण अपने बड़ों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए सुबह जल्दी उठ गए थे और घर घर जा रहे थे। भाई दाजू, जियानिक्सी, सु शांगविन ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और यहाँ तक कि अपनी जेब से सिगरेट निकालकर एक एक करके सबको बांट दी। जब कुछ ही लोगों ने सु शांगविन को देखा तो उन्होंने शुरू में कोई प्रतिक्रिया देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उनके उत्साहपूर्ण व्यवहार को देखकर यद्यपि वे आश्चर्यचकित थे, फिर भी सभी ने सिर हिलाकर सु शांगविन द्वारा दी गई सिगरेट स्वीकार कर ली। वापस आकर अच्छा लग रहा है, सु दाजू ने सिर हिलाकर कहा। सु शांगविन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, भाई दाजू, पहले सब मेरी ही गलती थी, थोड़े से पैसे ने मुझे ये बुला दिया कि मैं कौन हूँ। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा छोटा भाई निश्चित रूप से सुधर जाऊंगा। सु परिवार का गांव मेरा घर है और गांव में रहने वाला हर कोई मेरा रिश्तेदार है। सु दाजू और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सु दाजू ने आखिरकार संतुष्टि से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और कहा, यह अच्छा है, अपनी गलतियों को समझना वाकई आसान नहीं है। आपका बेटा भी अच्छा है, वह एक सच्चा मर्द है। अगर आपको किसी और दिन समय मिले तो मेरे घर जरूर आइएगा, मैं आपकी भाभी से कुछ व्यंजन बनाने के लिए कहूंगा और हम कुछ ड्रिंक्स लेंगे। बेटा, सु शांगविन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और तुरंत सहमति दे दी। तुरंत ही सु शांगविन ने समूह को विदाई दी और गांव की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई ग्रामीण मिले।
हर बार वह रुकता, सभी का मुस्कुराकर अभिवादन करता और सबको सिगरेट बांटता। जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वह ये थी कि गांव का हर व्यक्ति उनके बेटे सू जियांगफेई का जिक्र कुछ बार करता था और हर बार प्रशंसा से भरे शब्दों में करता था। वह पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन क्योंकि लोग लगातार वहां से गुजरते रहे और वह हर किसी को नमस्कार करता रहा, इसलिए उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। सू शांगवेन और उनकी पत्नी झांग मियुन को अपने पुराने आंगन के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में पूरे आधे घंटे का समय लगा। बाहर खड़ी एसयूवी को देखकर सू शांगवेन रुक गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने गौर किया कि इस बार जब हम वापस आए हैं तो ग्रामीणों का हमारे प्रति व्यवहार पहले से अलग लग रहा है। झांग मियुन ने भी ग्रामीणों के उनके प्रति दृष्टिकोण में आए बदलाव को गहराई से महसूस किया और चुपचाप सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वे अधिक मिलनसार हो गए हैं। पहले जब हम वापस आते थे तो ग्रामीण हम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सू शांगवेन ने आह भरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि हम उन्हें नीचा समझते थे और गांव में हमारी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। चल दर हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बदलाव का कारण क्या है, लेकिन हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। आखिरकार यही हमारा घर है। हम लगातार हमलों के बाद झांग मियुन का पूर्व अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह अपना सामान लेकर सू शांगवेन के पीछे पीछे आंगन में चली गई। माता पिता सू जियांगफेई और सू यानिंग आंगन में इंतजार कर रही थीं। अपने माता पिता को प्रकट होते देख वे दोनों तुरंत अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और उनकी ओर दौड़ पड़े। जियाफेई, जियानिंग, झांग मियुन ने अपने बच्चों को फिर से देखा और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने अपने भाई और बहन को गले लगाया, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। सू शांगवेन ने अपने बच्चों पर बस एक नजर डाली, फिर उनकी निगाह आंगन में मौजूद तांग युंडे और तांग शियू पर पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए सू शांगवेन भावहीन तांग युंडे के पास गई और सीधे घुटनों के बल बैठ गई। जीजाजी, मुझे खेद है। तांग युंडे ने मन ही मन आह भरी। धीरे धीरे सू शांगवेन को जमीन से उठाया और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी बहन और अपने भतीजे से माफी मांगनी चाहिए। सू शांगवेन ने तांग शियू की ओर देखा। तांग शियू ने सीधे कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बदल सकते हो तो हम अब भी परिवार हैं, अगर तुम नहीं बदल सकते तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। सू शांगवेन ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, मैं बदल जाऊंगी। इस पल श्रीमती घर के अंदर से शोर सुनकर झांग, सू लिंग्यू और मु किंगपिंग के साथ बाहर आया। जब श्रीमती झांग ने अपने बेटे सू शांगवेन को देखा और वह वहीं जम अध्याय 636 पैसा कमाया। दयालु मां के हाथों में धागा, यात्री के शरीर पर वस्त्र। जाने से पहले वह लगन से कपड़े सिलती है क्योंकि उसे उसके देर से लौटने का डर रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्यार मां का प्यार है जो पहाड़ों के समान विशाल है। जब उनके बेटे ने गलती की और जेल में बंद हो गया तो श्रीमती झांग, हालांकि उन्होंने इसे खुलकर नहीं कहा, फिर भी चिंता से व्याकुल थीं। यह आशा करते हुए कि उनका बेटा जल्द ही रिहा हो जाएगा और उनकी आंखों के सामने आ जाएगा। आधे साल से अधिक समय तक अनगिनत कल्पनाओं और प्रार्थनाओं के बाद जब उसका सपना सच हुआ तो वह उत्साह और भय दोनों से कांप उठी। उसे डर था कि वह सपना देख रही है और जब वह जागेगी तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगेंगे। धड़ाम, सू शांगवेन घुटनों के बल बैठ गई, कई बार भारी आवाजों के साथ प्रणाम किया और फिर कड़वाहट से बोली, मां, हम वापस आ गए हैं। श्रीमती झांग ने आखिरकार पुष्टि की कि वह सपना नहीं देख रही थी, क्योंकि सपने इतने वास्तविक नहीं होते। उन्होंने अपने होंठ दबाए और फिर धीरे धीरे सू शांगवेन की ओर चल पड़ी। थप्पड़, सू शांगवेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। श्रीमती झांग ने दुखी और क्रोधित होकर पूछा, क्या आपको अपनी गलती का एहसास है? सू शांगवेन वहीं घुटनों के बल बैठ गई, चुपचाप से हिलाते हुए बोली, मां, हमें अपनी गलती का एहसास है। श्रीमती झांग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उठो। अच्छा है कि तुम्हें अब भी पता है कि तुम्हारा यहाँ एक घर है। माँ, मुझे माफ कर दो। झांग मियुन भी जल्दी से पास आई, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। श्रीमती झांग कुछ नहीं बोली, बल्कि सू लिंग्यू की ओर देखती रहीं। सू लिंग्यू ने जल्दी से तांग शियू की ओर देखा, फिर सू शांगवेन को जमीन से उठाते हुए कहा, बड़े भाई, आपका वापस आना अच्छा हुआ। शियू, रब बिना सोचे समझे काम करता है, उससे नाराज मत होना। सू शांगवेन ने सिर हिलाते हुए कड़वाहट से कहा, मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ? बल्कि मुझे तांग शियू का आभारी होना चाहिए। अगर वह न होता तो शायद मैं और मेरी पत्नी कभी सच्चे मन से पश्चाताप न कर पाते। माँ, चिंता मत करो, अब से हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे और अपने परिवार को परिवार की तरह मानेंगे। श्रीमती झांग ने सपने में अपने बेटे को ये शब्द कहते हुए सुना था। उनकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे और उन्होंने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तुम ऐसे ही रहो तो सबसे अच्छा है। सू शांगवेन की वापसी से सू परिवार का माहौल पहले से थोड़ा बदल गया, खासकर तांग युंडे का रवैया। उन्होंने न तो सू शांगवेन को खुलकर माफ किया और न ही आगे कोई जवाबदेही तय की। शाम को मु किंगपिंग और बुयिन, माता पिता, को सू क्वान द्वारा स्टार सिटी वापस ले जाया गया। इसके बाद तांग शियू, तांग युंडे और सू लिंग्यू के पीछे पीछे सू परिवार के गांव से निकलकर शाही राजधानी की ओर चल पड़ी। 3 लोगों का परिवार सुबह 2 बजे के बाद शाही राजधानी पहुंचा। हालांकि वे सीधे तांग परिवार के पैतृक घर नहीं गए, बल्कि उस आवास पर आए जिसे तांग युंडे ने हाल ही में शाही राजधानी में खरीदा था, जियांगशान गार्डन। ये थर्ड रिंग रोड के भीतर एक अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें शानदार ढंग से सजाए गए डुप्लेक्स अपार्टमेंट थे। तांग शियू ने इससे पहले भी कई बार शाही राजधानी का दौरा किया था, लेकिन यह उनकी पहली यात्रा थी। शियू, मैं और तुम्हारी मां नीचे ठहर रहे हैं, तुम ऊपर ठहरोगी या नीचे? तांग युंडे ने सामान नीचे रखा, सिगरेट जलाई और मुस्कुराते हुए पूछा। तांग शियू मुस्कुराई, मैं ऊपर ही रहूंगी। ये घर काफी बड़ा लग रहा है, लगभग 200 वर्ग मीटर का। तांग युंडे मुस्कुराए, 260 वर्ग मीटर। असल में मैं सीधे एक विला खरीदना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मां को विला में रहना बहुत खाली खाली सा लगा और हम अक्सर शाही राजधानी में नहीं रहते, इसलिए इतना बड़ा घर खरीदना फिजूल खर्ची होती। इसलिए हम दोनों ने ये जगह चुनी। ऊपर का मुख्य शयन कक्ष तुम्हारे लिए आरक्षित है और बिस्तर के पास वाली मेज पर घर की चाबी रखी है, इसे संभाल कर रखना, ठीक है? तांग शियू ने लापरवाही से घर के चारों ओर देखा, फिर अपना यात्रा बैग लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया। हालांकि उसके पास एक स्पेस रिंग थी, लेकिन वह फिलहाल अपने माता पिता को इस रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए अस्थायी रूप से बदलने के लिए कपड़े उसकी मां सू लिंग्यू द्वारा उसके लिए तैयार किए गए यात्रा बैग में पैक कर दिए गए थे। 30 वर्ग मीटर से अधिक का मुख्य शयन कक्ष भव्य रूप से सजाया गया था और असाधारण रूप से विशाल था। तांग शियू ने अपना यात्रा बैग अलमारी पर रखा और खिड़की की ओर चल दिया। इस इमारत में 20 से अधिक मंजिलें थीं और उनका घर 11वीं और 12वीं मंजिल पर था, जिन्हें मध्य मंजिलें माना जाता था। इसलिए खिड़की पर खड़े होकर वह बाहर देख सकता था और आवासीय क्षेत्र के बाहर स्थित व्यावसायिक सड़क को देख सकता था। लगता है फिर से बर्फबारी होने वाली है। तांग शियू ने आसमान की ओर देखा और पूरी तरह से निश्चिंत महसूस किया। उसके लिए घर की परिभाषा सरल थी, जहां भी उसकी मां होती वही उसका घर होता। अब जब उसे अपने पिता भी मिल गए थे तो वह बहुत संतुष्ट था। अगली सुबह चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन तांग शियू जल्दी उठा और अपने माता पिता के साथ तांग परिवार के पैतृक घर गया। आज तांग परिवार का पैतृक घर बहुत चहल पहल भरा था। लगभग सभी मुख्य परिवार के सदस्य आ चुके थे, जिनमें उसकी चाची तांग मिंग का परिवार भी शामिल था।
नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दादा दादी ने सिर झुकाया। तांग शियू को आश्चर्य हुआ जब उसके दादा दादी ने उसे एक बड़ा लाल लिफाफा भी दिया। पैट्रिक घर के पिछवाड़े में तांग तांग ने तांग शियू को एक एकांत स्थान पर खींच लिया। मुस्कुराते हुए उसका फोन हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, भाई मुझे एक लाल लिफाफा भेज दो। तांग शियू ने अपनी जेब थपथपाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने लाल लिफाफे तैयार नहीं किए थे। क्या मैं आपको दादी द्वारा दिया गया बड़ा लाल लिफाफा बाद में दे दूं? क्या ये ठीक रहेगा? तांग तांग ने हंसते हुए कहा, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे वीचैट के लाल लिफाफे के जरिए भेज दीजिए। वीचैट का लाल लिफाफा? तांग शियू उलझन में दिखी, यह क्या है? तांग तांग का चेहरा जम गया और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको वीचैट के लाल लिफाफों के बारे में नहीं पता? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि वीचैट एक चैट टूल है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वीचैट में लाल लिफाफे भी होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वीचैट है। तांग तांग ने तांग शियू को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब राक्षस हो और अविश्वास से कहा, हे भगवान, भाई तुम्हारे पास वीचैट नहीं है, ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। आजकल कौन वीचैट इस्तेमाल नहीं करता? वीचैट के रेड इनलब के बारे में कौन नहीं जानता? तुम? तांग शियू ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। वह अमरलोक से केवल 6 महीने पहले ही लौटा था और इन 6 महीनों में वह तरह तरह के मामलों में उलझा रहा। भला उसके पास इन सब बातों की परवाह करने का समय कैसे हो सकता था? स्कूल में भी उसने वीचैट के बारे में केवल यूकाई और कुछ अन्य लोगों से ही सीखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वीचैट से लाल लिफाफे भी भेजे जा सकते हैं। तांग तांग ने अपना सिर हिलाया। तांग शियू को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, तुम मुझे हरा दोगी, और अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हें वीचैट डाउनलोड करने में मदद करूंगी, फिर मैं तुम्हें बैंक कार्ड लिंक करना सिखाऊंगी और एक बार लिंक हो जाने पर तुम अपने वीचैट दोस्तों को लाल लिफाफे भेज सकती हो। लगभग 10 मिनट बाद तांग तांग ने तांग शियू से कुछ जानकारी मांगते हुए उसे वीचैट ऐप डाउनलोड करने और उसके बैंक कार्ड को लिंक करने में मदद की। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब तुम मुझे लाल लिफाफे भेज सकते हो, मुझे एक बड़ा सा लिफाफा देना, ठीक है? और हाँ, सीधे ट्रांसफर वाला लाल लिफाफा भेजना, नहीं तो ये बहुत छोटी बात होगी। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, बताओ वीचैट ट्रांसफर की अधिकतम राशि क्या है? क्योंकि तुमने मुझे ये हुनर सिखाया है और तुम मेरे पहले वीचैट दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़े लाल लिफाफे में अधिकतम राशि जरूर दूंगी। तांग तांग की आंखें चमक उठी और उसने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। 50,000। तांग शियू मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं आपको 50,000 भेज दूंगा। कुछ देर बाद तांग शियू ने वीचैट के जरिए तांग तांग को 50,000 रुपये भेज दिए। तांग तांग खुशी खुशी चली गई तो तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा और अपने फोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजकर अपनी वीचैट आईडी दी और उनसे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नए युग में बदलते रुझानों के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है। अब जब वह लौट आया था, तांग शियू जानता था कि वह समाज से कटा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि इतने सारे लोग वीचैट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वह इससे बाहर नहीं रह सकता था। बीप 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 टैंग टैंग द्वारा सेट की गई संदेश सूचना ध्वनि लगातार बजती रही। हालांकि तांग शियू के कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा फोन नंबर नहीं थे, कुल मिलाकर 100 से भी कम, लेकिन मैसेज भेजने के कुछ ही मिनटों के भीतर 40 से 50 लोगों ने वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। हाँ, बॉस तांग को अब वीचैट चलाना आता है, कितनी दुर्लभ बात है। तांग शियू, मैं लॉन्ग हानविन हूँ। दिव्य डॉक्टर तांग, मैं ली लोंगजी हूँ। बॉस, अब आपके पास भी वीचैट है। भाई तांग शियू द्वारा सभी के अनुरोध स्वीकार करने के बाद उन्हें वीचैट पर लगातार संदेश मिलते रहे, कुछ लिखित और कुछ मौखिक। हालांकि इतने सारे संदेशों के साथ अगर वह हर एक का व्यक्तिगत रूप से जवाब देते तो वह निश्चित रूप से थक जाते। इसलिए उन्हें एक विचार आया और उन्होंने सीधे सभी को 200 युआन का एक लाल लिफाफा भेज दिया। वीचैट खेलना काफी महंगा पड़ता है। हालांकि तांग शियू अब एक धनी व्यक्ति था, फिर भी एक साथ इतने सारे लाल लिफाफे भेजने से उसे थोड़ा दुख हुआ। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उन्होंने अपने लाल लिफाफे भेजे, बदले में उन्हें जो लाल लिफाफे और वीचैट ट्रांसफर संदेश मिले, उनसे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 2,20,000 सबसे आम रकम 6,666 युआन, 8,888 युआन इत्यादि थी। उसे भेजे गए सभी लाल लिफाफों को निकालने में उसे पूरा आधा घंटा लग गया और उसने पाया कि उसे 800,000 युआन से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी। इनमें से लॉन्ग हानविन, चेन जिजोंग, जिन शिनकुई, मियाओ वेंटांग और अन्य जैसे बड़े अधिकारियों ने लगभग सर्वसम्मति से उन्हें अधिकतम राशि यानी $50,000 हस्तांतरित किए। क्या इससे आप भी अमीर बन सकते हैं? अपने वीचैट वॉलेट में प्रदर्शित कुल राशि को देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जैसे ही वह वीचैट बंद करने वाला था, कांशिया ने उसे फोन किया। एक खुशनुमा बातचीत के बाद उसने सीधे उसे शिंग तांग ग्रुप के कार्यकारी चैट ग्रुप में जोड़ दिया। हे भगवान, ये किसका नाम देख रही हूँ? बॉस, हमारे बड़े बॉस भी ग्रुप में शामिल हो गए। बड़े बॉस आ गए, क्या वो हमें नए साल के और भी तोहफे देने वाले हैं? बॉस जिंदाबाद, नया साल मुबारक हो बॉस। तांग शियू तुरंत कांशिया का इरादा समझ गया। उसे कंपनी के कार्यकारी समूह में शामिल करके वह शायद उससे लाल लिफाफे बंटवाना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद तांग शियू ने देखा कि समूह में 40 से अधिक लोग थे, इसलिए उसने तुरंत 200 युआन के 40 से अधिक लाल लिफाफे बांट दिए और सभी को उन्हें लेने के लिए कहा। नतीजा, वीचैट ग्रुप में लाल लिफाफों की बौछार और जयकारों के बीच तांग शियू ने अनगिनत प्रशंसाओं और चापलूसी के बीच सभी का अभिवादन किया और फिर वीचैट ग्रुप से बाहर निकल गई। बेटे, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? सू लिंग्यू घर से बाहर निकली, आसमान से गिरती हल्की बर्फ को देखा और अंत में उसकी नजर तांग शियू पर पड़ी और उसने खुशी से पूछा। तांग शियू मुस्कुराई, माँ, मैं लाल लिफाफे जमा कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी दौलत कमा ली है। सू लिंग्यू हंसते हुए बोली, तुमने माँ का भेजा हुआ लाल लिफाफा देखा था ना? 50,000 रुपये। वीचैट चलाना मुझे किसी और ने सिखाया था। हमारा परिवार पहले गरीब था और माँ को उन महंगे वीचैट ऐप्स की समझ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें हर साल नए साल पर बहुत कम पैसे देती थी। अब जब हमारा परिवार अमीर हो गया है तो माँ तुम्हें सारे पैसे एक साथ दे देंगी। अध्याय 637 अप्रत्याशित घटना। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही सू लिंग्यू अपने बेटे को सब कुछ देने के लिए बेताब थी। भले ही दूसरों को ये बात पता न हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि इन सभी वर्षों में उसके बेटे का जीवन कितना कठिन और कड़वा रहा था। तांग शियू ने सू लिंग्यू के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, धन्यवाद माँ। सच कहूँ तो भले ही आप मुझे जेब खर्च के लिए एक पैसा भी न दें, जब तक मैं हर साल आपके साथ नए साल का जश्न मना सकूं, मैं संतुष्ट रहूंगा। ना समझ बच्चा। सू लिंग्यू ने तांग शियू के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, बाहर फिर से बर्फ गिरने लगी है, चलो अंदर चलते हैं। वर्तमान में तांग परिवार का समग्र मनोबल पहले से बिल्कुल अलग था। पहले तांग परिवार के सदस्यों के दिल हमेशा तनाव में रहते थे। वे याओ परिवार से उत्पन्न खतरे के प्रति लगातार सतर्क रहते थे। उन्हें डर था कि किसी समय उनकी अपनी लापरवाही के कारण याओ परिवार अवसर का लाभ उठाकर उन्हें करारा झटका दे देगा। लेकिन अब याओ परिवार अतीत की बात हो चुका था। उनकी कभी विशाल रही शक्ति ध्वस्त हो चुकी थी, जिससे तांग परिवार के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। हालांकि वर्षों से याओ परिवार द्वारा उत्पन्न खतरे ने तांग परिवार के सदस्यों को एक बात का गहराई से एहसास कराया, यदि वे चाहते हैं कि परिवार भविष्य में एकजुट और मजबूत हो, तो उन्हें स्वयं भी एकजुट होना
होगा। एक के मुरझाने पर सब मुरझा जाते हैं, एक के फलने फूलने पर सब फलते फूलते हैं। हालांकि तांग परिवार ने याव परिवार को नष्ट कर दिया था, लेकिन वे चैन से नहीं बैठ सकते थे। शाही राजधानी में कई शक्तिशाली परिवार थे, जिनका प्रभाव जटिल और आपस में जुड़ा हुआ था। वर्तमान में कम से कम कई पारिवारिक शक्तियां ऐसी थीं जो अभी भी तांग परिवार के लिए खतरा बनी हुई थीं, और भी अनगिनत ऐसी ताकतें थीं जो गुमनाम रहकर काम कर रही थीं। इसलिए भले ही तांग परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन उन्होंने अपनी सावधानी और सतर्कता नहीं छोड़ी थी। तांग शियू तांग परिवार की वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। अपने माता पिता के साथ शाही राजधानी में केवल 3 दिन रहने के बाद वह सीधे स्टार सिटी लौट आया। हालांकि उनके 3 सदस्यीय परिवार ने नव वर्ष स्टार सिटी में नहीं मनाया, फिर भी उन्होंने छुट्टी से पहले नव वर्ष की काफी सारी चीजें तैयार कर रखी थी और मुंह किंगपिंग जल्दी लौट आई थी। जब वे तीनों नानशा टाउन वापस पहुंचे तो उन पर एक गर्मजोशी छा गई। शाम को जब परिवार खाना खाने ही वाला था, तभी तांग शियू को कांग शिया का फोन आया। फोन रखने के बाद उसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक जानलेवा इरादा झलकने लगा। माँ, पिताजी, मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाना है। तांग शियू खड़े हो गए और बोलते हुए उन्होंने बगल से अपनी जैकेट पकड़ ली। तांग युंडे ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? एक निवाला खाने का भी समय नहीं, तांग शियू ने कहा, यह थोड़ा परेशानी भरा है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कार एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जाकर स्थिति का जायजा लेना होगा। तांग युंडे ने सिर हिलाकर कहा, रास्ते में सावधान रहना और अगर कुछ हो जाए तो मुझे फोन कर देना। तांग शियू सहमत हो गया और जल्दी से घर से निकलकर वह तेज रफ्तार से स्टार सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर गाड़ी चलाकर गया। ऑपरेशन कक्ष में पहुंचते ही तांग शियू ने गलियारे में शिंग तांग समूह के काफी सारे सुरक्षाकर्मियों को देखा, जिनमें कांग शिया के कई निजी अंगरक्षक भी शामिल थे, जो ऑपरेशन कक्ष के प्रवेश द्वार पर गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे और सतर्कता से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहे थे। कांग शिया, वो कैसा है? तांग शियू आगे बढ़ी और पूछा। कांग शिया ने तांग शियू को देखा और कड़वाहट से कहा, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मैंने गंभीर स्थिति संबंधी सूचना पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर ने मुझे मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है। उनका कहना है कि उसे बचाने की संभावना बहुत कम है। तांग शियू ने गहरी आवाज में पूछा, क्या दाई कियांग की सुरक्षा के लिए तैनात दोनों अंगरक्षकों का पता चल गया है? कांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, खबर मिलते ही मैंने तुरंत लोगों को बुला लिया। इन मामलों की जांच के लिए भेजे गए लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हालांकि उनके फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमने उनके परिवारों से भी संपर्क किया है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं। तांग शियू की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उन्होंने आसानी से यह निष्कर्ष निकाला कि दाई कियांग की कार दुर्घटना निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। जहां तक उसे पता था, दाई कियांग के पास कुल 4 अंगरक्षक थे, जो 2 टीमों में काम करते थे और बारी बारी से ड्यूटी पर रहते थे, और उन चारों को बयान रेस्टोरेंट के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। 3 से 5 लोगों के सामान्य समूह उन 2 लोगों के सामने टिक नहीं पाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंगरक्षक होने के नाते उनमें स्वाभाविक रूप से पूर्ण पेशेवर ईमानदारी होती थी और उनके मोबाइल फोन निश्चित रूप से दिन में 24 घंटे चालू रहते थे। अब दाई कियांग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दोनों अंगरक्षक लापता थे और उनके फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसका मतलब केवल यही हो सकता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। क्या हाल ही में कंपनी में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है, या क्या दाई कियांग को पहले भी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है? तांग शियू ने पूछा। कांग शिया ने कहा, नए साल से पहले दाई कियांग ने मुझे बताया था कि किसी ने निजी तौर पर उनसे संपर्क किया था और उनसे बड़ी मात्रा में अमर पे खरीदने की उम्मीद जताई थी। आप जानते हैं, हमारे शेंग तांग ग्रुप की वाइनरी के फैक्ट्री निदेशक के रूप में कई लोग उनसे गुपचुप तरीके से इमॉर्टल ग्रुप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। बस सोचा कि उन्हें जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वह थोड़ी अधिक थी। दाई कियांग ने उन्हें मना कर दिया और एक बार दूसरे पक्ष ने उन्हें धमकी भी दी थी। तांग शियू ने पूछा, दूसरा पक्ष कौन था? कांग जिया ने कहा, दक्षिण में ग्वांगयांग प्रांत के एक इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने के मालिक, जिनका उपनाम कियान था। मैंने आधे घंटे पहले श्री कियान की सूचना की जांच के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो चलिए खबर का इंतजार करते हैं। मैं अंदर जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। इतना कहकर वह ऑपरेशन रूम में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि 7 या 8 डॉक्टर सर्जिकल गाउन पहने हुए दाई कियांग का ऑपरेशन कर रहे थे। मुख्य सर्जन के हाथ खून से सने हुए थे। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुरंत बाहर निकलो। एक महिला डॉक्टर, जिसका अभी अभी दूसरे शहर से स्टार सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में तबादला हुआ था, ने भौहें चढ़ाकर डांट लगाई। तुरंत ही ऑपरेशन कक्ष में मौजूद अन्य डॉक्टरों ने अपना सिर घुमाया और उनकी निगाहें तांग शियू के चेहरे पर टिक गईं। तांग शियू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मुख्य सर्जन की ओर देखकर पूछा, हालात कैसे हैं? तांग शियू को देखते ही मुख्य सर्जन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दबाजी में कहा, मरीज की हालत बहुत खराब है। हालांकि आंतरिक रक्तस्राव को रोक दिया गया है, लेकिन उनकी 4 पसलियां टूट गई हैं और उनमें से एक ने उनके फेफड़े के लोब को छेद दिया है। इसके अलावा उनके सिर पर गंभीर चोट आई है और उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है। हमें बाद में एक न्यूरोसर्जन की मदद की जरूरत पड़ेगी। तांग शियू ने कहा, जिन चोटों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका जल्द से जल्द इलाज करें, उसके बाद मैं आगे का काम संभाल लूंगा। ठीक है, मुख्य सर्जन ने आदरपूर्वक कहा। इस समय स्टार सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में हाल ही में स्थानांतरित हुई महिला डॉक्टर अवाक रह गई। वह तांग शियू को नहीं जानती थी और न ही उसने उसे कभी अस्पताल में देखा था। वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि मुख्य सर्जन तांग शियू की हर बात क्यों मान रहा था, और दूसरों के हाव भाव क्या वे प्रशंसा और सम्मान के थे। लगभग 10 मिनट बाद तांग शियू ने उपचार का जिम्मा संभाला। चूंकि कई घावों पर टांके लग चुके थे, इसलिए तांग शियू के लिए इसे संभालना आसान था। 3 घंटे तक अत्यंत सावधानीपूर्वक उपचार करने के बाद वह गंभीर रूप से घायल दाई कियांग को मृत्यु के मुंह से वापस लाने में कामयाब रहे। उन्होंने जिस चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन किया, उनमें से कई तकनीकें अविश्वसनीय थीं और कमरे में मौजूद डॉक्टरों के लिए समझ से परे थीं। हालांकि जब उन्होंने कहा, मैंने उसकी जान बचा ली है, लेकिन आगे की देखभाल बहुत सावधानीपूर्वक करनी होगी, तो ऑपरेशन कक्ष में मौजूद सभी डॉक्टरों ने गहरी प्रशंसा व्यक्त की। दिव्य डॉक्टर तांग, शुक्र है कि आप समय पर आ गए। सच कहूं तो अगर मैंने मरीज की सर्जरी पूरी कर ली होती, तो उसे बचाने की मेरी संभावना अधिक से अधिक 20% ही होती, मुख्य सर्जन ने प्रशंसा के साथ कहा। तांग शियू ने चुपचाप सिर हिलाया। 3 घंटे के इलाज से उनकी मानसिक ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ और निर्देश दिए और फिर सीधे ऑपरेशन रूम से चले गए। क्या वह दिव्य डॉक्टर तांग हैं? जिस महिला डॉक्टर ने पहले तांग शियू को डांटा था, उसने अविश्वास से बुदबुदाया। मुख्य सर्जन ने उसकी ओर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, वह वास्तव में दिव्य चिकित्सक तांग हैं, एक दिव्य चिकित्सक जो कई कठिन और जटिल बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। महिला डॉक्टर के होंठ कुछ बार हिले और उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा, तो फिर मैंने पहले जो कहा था। मुख्य सर्जन मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, दिव्य डॉक्टर तांग उदार विचारों वाले हैं और निश्चित रूप से इस बात को लेकर आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे। इसके अलावा आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार कोई ऑपरेशन कक्ष में अनाधिकृत रूप से घुस आया था और आप दिव्य डॉक्टर तांग को नहीं जानते थे, इसलिए उसे रोकना सही था। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। दिव्य डॉक्टर तांग ने अभी कहा कि मरीज की ऑपरेशन के बाद की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जानी चाहिए।
तांग शियू ऑपरेशन रूम से बाहर निकली और उसने देखा कि कांग शिया बाहर इंतजार कर रही थी। क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा था और उसके आसपास के सभी लोग उसके अपने ही थे, इसलिए तांग शियू ने सीधे पूछा, जांच कैसी चल रही है? कांग शिया ने कहा, दोनों अंगरक्षकों के शव उपनगरों में एक नदी में मिले हैं। उनकी मौत किसी कुंद वस्तु से चोट लगने के कारण हुई। ये खबर पुलिस से मिली है और मैंने पहले ही लोगों को इस मामले को संभालने के लिए भेज दिया है। साथ ही कियांग उपनाम वाले बॉस का भी पता नहीं चल पाया है। मैंने बान रेस्टोरेंट के लोगों से ग्वांगयांग प्रांत में जांच करने को कहा और खबर यह है कि वह लापता हो गया है। तांग शियू ने अपना फोन उठाया और कई कॉल किए। उसे कियांग नाम के उस बॉस को ढूंढना था। अगर वह जिम्मेदार नहीं था तो और भी अच्छा, अगर वह जिम्मेदार था तो तांग शियू उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। तांग शियू को दाई कियांग नाम का ये गंजा आदमी बहुत पसंद था। वह दाई कियांग को दूसरे शहर से स्टार सिटी में अपने लिए काम करने के लिए लाया था। अब जबकि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी थी, तांग शियू को उसे स्पष्टीकरण देना ही था। बॉस, मुझे शक है, कांग शिया बोलते समय हिचकिचा रही थी। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, तुम्हें क्या शक है? कांग शिया ने कहा, अगर यह वाकई कियांग उपनाम वाले उस बॉस ने किया है तो मुझे संदेह है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। तांग शियू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि दाई कियांग से शराब खरीदने का दूसरे पक्ष का शुरुआती इरादा सिर्फ एक बहाना था, वह अमर पे बनाने का नुस्खा भी चाहता है। कांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। तांग शियू ने कहा, आइए खबर का इंतजार करें, जैसे ही हमें वह कियांग मिल जाता है मैं उसका मुंह खुलवाकर उससे उसके असली इरादे उगलवा सकता हूं। यहाँ अस्पताल में कंपनी के सभी सुरक्षा गार्डों को वापस बुला लें और अपने अंगरक्षकों को अपने साथ ले जाएं। चुपके से शेंग तांग ग्रुप से कुछ विशेषज्ञों को भेज दें। मैंने दाई कियांग की जान तो बचा ली है, लेकिन हम उसे दोबारा चोट नहीं लगने दे सकते। हम कांग शिया ने चुपचाप सिर हिलाया। जब कांग शिया अपने अंगरक्षकों और शेंग तांग समूह के सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हुई तो तांग शियू ने व्यक्तिगत रूप से दाई कियांग को गहन चिकित्सा इकाई तक पहुंचाया। वह जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि दरवाजे के बाहर ही रुका रहा और खबर का इंतजार करता रहा। रात में देर से तांग शियू को तांग मिंग का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें कियांग उपनाम वाले बॉस का पता चल गया है। ब्लू सिटी फोन रखने के बाद तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा और फिर शाओ मिंगजेन को फोन किया। ये जानकर कि वह अभी भी ब्लू सिटी में है, उसने तुरंत कियांग उपनाम वाले बॉस को पकड़ने में उसकी मदद मांगी। भाई शाओ, मैं आपको उनकी जानकारी भेज दूंगा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अध्याय 638 बिना किसी निशान के गायब हो गया। कॉल खत्म होने के बाद तांग शियू का मूड थोड़ा उदास था। शेंग तांग ग्रुप का विकास रॉकेट की तरह अविश्वसनीय रूप से तेज था और थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे आशंका थी कि उसकी पहचान शायद पहले से ही कई लोगों को पता चल चुकी होगी। शेंग तांग समूह अब तक विकास जारी रख सका, इसका एक कारण ये था कि पिछली बार स्टार सिटी में शेंग तांग समूह के उत्पादों के मुख्य डेटा को हासिल करने की लालसा रखने वाली ताकतों को खत्म कर दिया गया था, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि यह उसकी पहचान से संबंधित हो। तांग परिवार अब उनके लिए ये एक सुरक्षा कवच की तरह था। बहुत से लोग अपने मन में अच्छी तरह जानते थे कि शेंग तांग समूह से निपटने के लिए उन्हें तांग परिवार से भी निपटना होगा। तांग शियू को इस बात का पूरा यकीन था कि अंततः तांग परिवार ने याओ परिवार को परास्त कर जीत हासिल की और विजयी हुआ। सबसे अधिक लाभ वास्तव में उसे ही हुआ, क्योंकि दोनों परिवारों के संघर्ष के परिणाम ने एक विचित्र संयोग से शेंग तांग समूह को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर दी। लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। हवा को आकर्षित करने वाले एक बड़े पेड़ का परिणाम ये होता है कि विभिन्न शक्तियां उस पर मोहित हो जाती हैं। मैं हमेशा से गुमनाम रहना चाहता था, चुपके से धन कमाना चाहता था, लेकिन शेंग तांग समूह की विकास गति और इसकी भविष्य की क्षमता स्वाभाविक रूप से दूसरों को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देगी। मेरी तथाकथित लो प्रोफाइल जीवनशैली शायद कई लोगों की नजर में एक मजाक है। शेंग तांग ग्रुप का कानूनी प्रतिनिधि मैं ही हूँ। तांग शियू ने सिगरेट जलाई, गलियारे में खड़ा हुआ और कुछ गहरे कश लिए। उससे एक शक्तिशाली और दबंग आभा निकली। चूंकि अब वह चुपचाप नहीं रह सकता था, इसलिए वह आगे आएगा। खुले में तांग परिवार, अंधेरे में बयान रेस्तरां, दोनों का इस्तेमाल वह कर सकता था। भला डरने की क्या बात थी? जो भी शेंग तांग समूह पर कब्जा करने की हिम्मत करता, वह उसके साथ खेल खेलता। सबसे बुरी स्थिति में वह उन्हें जान से मारने के लिए एक दल का नेतृत्व करता। इस बात का एहसास होने पर तांग शियू ने सिगरेट का टुकड़ा बुझाया और गूश याक्सू को फोन करके मोआवू को कोलुन द्वीप से वापस लाने और मोआवू के साथ कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए कहा, ताकि वे उसके साथ रहें और उसके आदेशों का पालन करें। नीला शहर गोल्डन स्टार होटल के एक सामान्य कमरे के अंदर कियांग शिंगवांग खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था और वह पर्दों के बीच के एक छेद से बाहर झांक रहा था। वह एक प्रवासी चीनी नागरिक था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और साथ ही वालो परिवार के एक शक्तिशाली व्यक्ति का भरोसेमंद अधीनस्थ भी था, जो एक गुप्त गिरोह था। शेंग तांग ग्रुप के कई उत्पादों के नुस्खे हासिल करने के लिए मैंने हुआशिया में वालो परिवार के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ दिया। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे रेसिपी मिल जाती है तो मुझे और भी अधिक लाभ मिलेगा। बड़े बॉस ने कहा कि जब तक मैं मिशन पूरा कर लेता हूं, वह मेरी अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मेरा समर्थन करेंगे। कियांग शिंगवांग ने अपनी मुठियां भींची, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। उसने पहले ही शेंग तांग समूह के अंतर्गत आने वाली एक शराब फैक्ट्री के एक शक्तिशाली उपकारखाना प्रबंधक को रिश्वत दे दी थी। अगर दाई कियांग की मृत्यु हो जाती है तो संभवतः वह उपकारखाना प्रबंधक नया कारखाना प्रबंधक बन जाएगा और फिर उसके लिए अमर पे बनाने की विधि प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक हुई। कियांग शिंगवांग का दिल घबरा गया। उसने तुरंत पीछे बिस्तर और कुर्सियों पर बैठे अपने 4 अधीनस्थों की ओर मुड़कर देखा और जल्दी से उन्हें एक इशारा किया। तुरंत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कियांग शिंगवांग का मतलब समझ लिया। झटपट अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, दरवाजे के पीछे से झांका और गहरी आवाज में पूछा, कौन है? यह मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से एक महिला की आवाज आई। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जल्दी से कियांग शिंगवांग की ओर देखा और कियांग शिंगवांग को उसकी ओर से हिलाते हुए देखकर उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, जिससे एक सुंदर और सजी धजी महिला कमरे में प्रवेश कर गई। कियांग शिंगवांग तेजी से आगे बढ़ा और गहरी आवाज में पूछा, कैसा रहा? महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्य का काम तमाम कर दिया गया है। जैसा आपने निर्देश दिया था, इसे कार दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि परेशानी वाली बात, उनके 2 अंगरक्षक हैं। अगर शेंग तांग ग्रुप जांच करे तो वे शायद आसानी से पता लगा सकते हैं कि टारगेट के दोनों बॉडीगार्ड मर चुके हैं। कियांग शिंगवांग ने संतुष्टि से कहा, जब तक दाई कियांग मर नहीं जाता तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। महिला ने पूछा, तो फिर आप हमसे नकली कार दुर्घटना करवाने के लिए क्यों कह रहे थे? कियांग शिंगवांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं बस शेंग तांग समूह के लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि यह कोई यातायात दुर्घटना नहीं थी। जानबूझकर खामियां दिखाना उन्हें ये बताने के लिए है कि कोई शेंग तांग समूह की वाइनरी पर नजर रख रहा है। घबराहट का क्षण ही हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर भी होता है। महिला ने हैरानी से कहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। कियांग शिंगवांग ने गर्व से कहा, हम हमले का दिखावा कर रहे हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य अमर पे नहीं, बल्कि स्वास्थ्य उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन के फॉर्मूले हैं। जब तक शेंग तांग ग्रुप के सुरक्षा बल ज्यादातर वाइनरी में ही केंद्रित हैं, तब तक हम स्वास्थ्य उत्पाद और कॉस्मेटिक फॉर्मूले पर कार्रवाई कर सकते हैं। उस महिला ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा, बॉस, आप सचमुच अद्भुत हैं।
कियान शिंगवान मुस्कुराया, फिर अपनी आत्मसंतुष्टि को एक तरफ रखकर गंभीरता से बोला, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो, हमें जाना होगा। शिंग तान समूह का समर्थक शाही राजधानी में स्थित तान परिवार है। अगर हमने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो मुझे लगता है कि जल्द ही कोई हमें यहाँ ढूंढ लेगा। अरे सेन, क्या तुम्हें वह नया ठिकाना मिल गया है जिसे तैयार करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले दरवाजा खोला था उसने सिर हिलाकर कहा, ढूंढ लिया है। हम कभी भी वहां जा सकते हैं। कियान शिंगवांग ने गंभीरता से कहा, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, चलो तुरंत चलते हैं। आधे घंटे से अधिक समय बाद शाओ मिंगज़ेन अपने 8 अधीनस्थों के साथ पहुंचे। जब उन्होंने उस कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला जहां तांग शियू द्वारा दिए गए पते के अनुसार कियान शिंगवांग ठहरी हुई थी, तो उन्होंने पाया कि अंदर के लोग पहले ही जा चुके थे। तांग शियू, हमें कोई नहीं मिला। कमरे में मिले निशानों से तो यही लगता है कि वे लोग कमरा खाली कर चुके थे। शाओ मिंगज़ेन ने तांग शियू को फोन किया और स्थिति समझाई। तांग शियू ने फोन पकड़ रखा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसने कहा, भाई शाओ, मैं समझ गया। चूंकि वे भाग निकले हैं इसलिए इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। इतनी देर रात आपको परेशान करने के लिए धन्यवाद। शाओ मिंगज़ेन ने कहा, आइए हम आपस में इतनी विनम्रता न बरतें। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को उनके सुराग ढूंढने के लिए भेजूं? जब तक वे ब्लू सिटी में हैं उन्हें ढूंढने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तांग शियू ने कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। ये लोग स्पष्ट रूप से किसी उद्देश्य और योजना के साथ काम कर रहे हैं। पहली बार में ही उनके निशान खो जाने के बाद उन्हें दोबारा ढूंढना शायद मुश्किल होगा। शाओ मिंगज़ेन ने कहा, ठीक है, तो मैं कुछ समय के लिए ब्लू सिटी में ही रुकूंगा। अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी फोन कर लेना। ठीक है। स्टार सिटी अस्पताल में तांग शियू ने शाओ मिंगज़ेन का फोन काट दिया और अपनी चाची तांग मिन से दोबारा संपर्क किया। उससे उसे पता चला कि जिन लोगों की उन्होंने पहले जांच की थी वे वास्तव में चले गए थे और उनका ठिकाना बहुत ही रहस्यमय था, यहाँ तक कि वे खुफिया कर्मियों से भी छिपने और चुपचाप गायब होने में कामयाब रहे थे। रात में देर से तांग शियू ने दाई कियांग की सुरक्षा का जिम्मा बान रेस्टोरेंट से आए कई विशेषज्ञों को सौंप दिया और फिर कांग शिया के आवास की ओर चल दिया। सुबह सुबह कांग शिया को नींद नहीं आ रही थी। तांग शियू का फोन आने के बाद वह घर पर ही इंतजार कर रही थी। विला की दूसरी मंजिल पर कांग शिया का शयन कक्ष। तांग शियू के आने के बाद उसने अपना कोट उतारा और सोफे पर बैठने के लिए चला गया। कमरे में हीटर चालू होने के बावजूद उसने खिड़की का आधा हिस्सा खोल दिया क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा था और वहीं बैठकर सिगरेट जलाने लगा। जांच का नतीजा क्या निकला? कांग शिया ने चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने वास्तव में दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगा लिया है और वह व्यक्ति ब्लू सिटी में है, लेकिन जब मैंने किसी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा तो वह जगह पहले से ही खाली थी। कांग शिया ने गंभीरता से कहा, तो दूसरे पक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से और सोची समझी योजना के तहत काम किया। उनका लक्ष्य है अमर पे। तांग शियू ने उपहास करते हुए कहा, अमर पे शायद उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारे शेंग तांग समूह के उत्पादों या यूं कहें कि उत्पाद सूत्रों पर लालच करने का साहस किया है, इसलिए वे शायद केवल इमॉर्टल ब्रू को ही निशाना नहीं बनाएंगे। स्वास्थ्य उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन के फॉर्मूले भी संभवतः उनके निशाने पर हैं। कांग शिया ने पूछा, दूसरा पक्ष आखिर कौन है? तांग शियू ने कहा, कियान शिंगवान, एक प्रवासी चीनी नागरिक, ग्वांगयांग प्रांत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने के मालिक हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि यह उसकी असली पहचान को छिपाने का सिर्फ एक बहाना है। बहुत संभावना है कि उसकी अन्य पहचान भी हो, अन्यथा अगर वह पागल न हो तो वह कभी भी हमारे शेंग तांग समूह को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता। कांग शिया ने कहा, अब दुश्मन छिपा हुआ है और हम उजागर हो गए हैं, इसलिए शायद हमें सावधान रहने की जरूरत है। तांग शियू ने चुपचाप से हिलाया और कहा, जब तक हम इस चूहे को पकड़ नहीं लेते मैं अभी स्टार सिटी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा मैंने जिंगमिन द्वीप से लोगों के एक समूह को पहले ही स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें कुछ दिनों में पहुंच जाना चाहिए। चूंकि दूसरी पार्टी पहले ही कदम उठा चुकी है इसलिए वे बीच में ही हार नहीं मानेंगे। हम स्टार सिटी में जाल बिछाएंगे और जब तक वे कोई और हरकत करने की हिम्मत करेंगे हम उन्हें फंसा लेंगे। कांग शिया ने पूछा, आपके स्कूल के बारे में क्या? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, चलिए स्कूल के मामलों को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। हमारे शेंग तांग समूह के उत्पाद फॉर्मूले की चोरी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, अन्यथा इससे हमें गंभीर नुकसान होगा। कांग शिया ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही किसी को पुलिस से संपर्क करने के लिए भेज दिया है, वे अपनी जांच करेंगे और हम अपनी तैयारियां करेंगे। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अब पुलिस पर भरोसा करना निश्चित रूप से एक मजाक है। मैंने जिन लोगों को काम पर रखा है वे पुलिस से कहीं अधिक सक्षम हैं। वे एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी से संबंधित हैं, फिर भी वे उन लोगों का पता लगाने में असफल रहे। क्या आपको लगता है कि पुलिस राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क से अधिक शक्तिशाली हो सकती है? तांग शिया हैरान रह गई, फिर बोली, तो मैं कल फिर पुलिस से बातचीत करूंगी और उनसे जांच स्थगित करने के लिए कहूंगी। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, अगर वे जांच करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। दुश्मन को सतर्क होने से बचाने के लिए हम पहले की तरह ही होने का दिखावा करेंगे, शांत रहेंगे और मछली के जाल में फंसने का इंतजार करेंगे। उस रात तांग शियू ने कांग शिया के घर पर रात बिताई और अगली सुबह तक चैन से सोता रहा। फिर वह जल्दी में वहां से निकल गया। वह कल रात बाहर गया था और वापस नहीं लौटा था, इसलिए उसे डर था कि उसकी मां चिंतित हो जाएगी। नानशा टाउन लौटकर तांग शियू ने पाया कि उसके माता पिता अभी भी सो रहे थे, इसलिए वह अपने कमरे में वापस गया, कपड़े बदले और 1 घंटे से अधिक समय तक साधना की। शियू, क्या आज सुबह तुम्हारा कोई काम है? खाने की मेज पर सु लिंग्यू ने पूछा। तांग शियू ने कहा, हाँ, मैंने गोद लिए हुए बच्चे को लेने के लिए एक दोस्त से अपॉइंटमेंट लिया है। सु लिंग्यू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उत्सुकता से पूछा, शियू, मुझे पता है कि तुम एक बच्चे को गोद ले रही हो। आपने तो पहले भी कहा था कि आप उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है? तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वह अंधा है। सु लिंग्यू का हाथ कांप रहा था और उसने जल्दी से कहा, आप एक नेत्रहीन बच्चे को गोद ले रहे हैं? शियू, तुम आखिर सोच क्या रही हो? हालांकि हमारे परिवार के पास बच्चे के पालन पोषण के लिए पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में मासिक वोटों की संख्या थोड़ी कम रही है। खुद को जोश से भर देने के लिए प्रेरित करने के लिए जिंगे ने मासिक वोट विस्फोटों का खेल जारी रखने का फैसला किया। अध्याय 639। सोने की कीमत होती है, ज़ैड अनमोल होता है। जब से तांग युंडे अपनी बेहोशी की अवस्था से जागा और उसे पता चला कि उसका एक बेटा है और उसके बारे में कुछ जानकारी मिली, तब से उसने तांग शियू को कभी बच्चे की तरह नहीं माना। कहावत है कि गरीब परिवारों के बच्चे कम उम्र से ही आत्मनिर्भर बनना सीख जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके बेटे ने इतने वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ कठिन जीवन बिताया था, इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत परिपक्व था। तथापि जब उसे पता चला कि उसका बेटा जिस बच्चे को गोद लेना चाहता है वह अंधा है, तब भी उसने भौहें चढ़ाकर अपने विचार व्यक्त किए। शियू, क्या तुम्हारे पास इतना समय और ऊर्जा है? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अंधे बच्चे और एक सामान्य बच्चे में बहुत बड़ा अंतर होता है। तांग शियू ने कहा, पिताजी, माताजी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह बच्चा वाकई बहुत खास है। हालांकि उसकी आंखें अंधी हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। अपने दयालु हृदय से वह कई ऐसी चीजें देख सकता है जो सामान्य लोग नहीं देख सकते। मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ और उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरा मानना है कि उसमें बहुत क्षमता है।
आपको मेरे फैसले पर भरोसा करना चाहिए। यिनयिंग को देखिए, क्या वह एक अच्छा उदाहरण नहीं है? गु यिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुरुजी सही कह रहे हैं, यिनयिंग को एक छोटा भाई चाहिए। तांग युंडे और सू लिंगयू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी तनावपूर्ण भावनाएं काफी हद तक कम हो गईं। पति पत्नी दोनों जानते थे कि तांग शियू कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि उन्हें यह पक्का पता नहीं था कि वह साधक कैसे बना, लेकिन वे अपने बेटे की क्षमताओं को समझते थे, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मु किंगपिंग ने धीरे से पूछा, मैं आज सुबह बच्चे के लिए कुछ दैनिक जरूरत का सामान खरीदने जाऊंगी। मैंने यिनयिंग के बेडरूम के बगल वाले कमरे को भी साफ कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, तांग शियू मुस्कुराई और सिर हिलाया। नाश्ते के बाद तांग शियू गाड़ी चलाकर निकल गया। उन्होंने मूल रूप से नए साल से पहले उस छोटे नेत्रहीन लड़के को लेने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें अनाथालय के निदेशक का फोन आया, जो चाहते थे कि लड़का अपना आखिरी नया साल अनाथालय में बिताए, इसलिए वे सहमत हो गए। नए साल के बाद वह शाही राजधानी गए, जिसके कारण अब तक की देरी हुई। नानझा कस्बे के मुख्य द्वार पर तांग शियू का फोन प्राप्त करने वाली लॉन्ग जुयाओ अपने पैरों के पास 2 बड़े सूटकेस लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। तांग शियू को अपने सामने कार पार्क करते देख उसने तुरंत कार की खिड़की पर टैप किया और मुस्कुराते हुए कहा, ट्रंक खोलो, मैंने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदा है, मैं उसे आपके साथ ले जाऊंगी। तांग शियू ने कार की डिग्गी खोली और दोनों सूटकेस अंदर रखने में मदद करने के लिए बाहर निकली। फिर वह मुस्कुराया और बोला, आजकल तुम्हारी जैसी दयालु लड़कियां बहुत कम हैं। मुझे तो इस बात का भी शक है कि आपका सारा पैसा लांगसिंग अनाथालय के बच्चों पर खर्च होता है। लॉन्ग जुयाओ ने मनमोहक ढंग से हंसते हुए कहा, मेरी प्रशंसा मत करो, मैं शर्मा जाऊंगी। इसके अलावा मेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, हर महीने $10,000। तांग शियू मुस्कुराई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। लॉन्ग जुयाओ का वेतन वास्तव में काफी अधिक था, लेकिन जितना उसने समझा, लॉन्ग जुयाओ हर महीने कई बार लांगसिंग अनाथालय जाती थी और वह हर बार जो सामान लाती थी वह काफी मूल्यवान होता था। उदाहरण के लिए, नव वर्ष से पहले की अपनी यात्रा पर लॉन्ग जुयाओ ने 20 से 30,000 रुपये खर्च किए। कार में बैठने के बाद लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई, तांग शियू, क्या तुम उत्सुक नहीं हो? मेरे चाचा का नाम लॉन्ग हानवेन है, जो बहुत अमीर आदमी है। मैं उनसे लांगसिंग अनाथालय को प्रायोजित करने के लिए क्यों न कहूं? तांग शियू ने कार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी चलाते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे काफी जिज्ञासा है। तार्किक रूप से, यदि लॉन्ग परिवार समुद्र में एक बूंद के बराबर भी योगदान दे, तो इससे लांगसिंग अनाथालय में अभूतपूर्व बदलाव आ सकते हैं। कम से कम यह इतनी कठिन स्थिति में तो नहीं होता। लॉन्ग जुयाओ ने कहा, दरअसल मेरे चाचा का अपना चैरिटी का काम है और वह मुझे हर साल अनाथालय के बच्चों पर खर्च करने के लिए लाखों रुपये भी देते हैं। बात बस इतनी सी है कि अनाथालय में रहने वाले ज्यादातर बच्चे बेहद अस्वस्थ हैं, उनमें से लगभग आधे बीमार हैं। बच्चों की बीमारियों के इलाज पर हर साल 2 से 3 लाख रुपये खर्च होते हैं। तांग शियू ने चुपचाप सिर हिलाया। वह इस स्थिति को समझ गया था। लांगसिंग अनाथालय के अधिकांश बच्चे दुर्बल और बीमार थे या शारीरिक रूप से अक्षम थे। उस छोटे अंधे लड़के की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक बच्चा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था, जिसके इलाज पर हर साल काफी खर्च आता था। और पिछले साल तो उसकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी, जिस पर अकेले 2 लाख से अधिक का खर्च आया था। जल्द ही दोनों लांगसिंग अनाथालय पहुंचे। तांग शियू ने उस छोटे नेत्रहीन लड़के को उसका सामान पैक करने में मदद की और अनाथालय में ज्यादा देर रुके बिना वह लड़के को लेकर चला गया। लॉन्ग जुयाओ के पास आज करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह यहीं रुक गई। रेंज रोवर एसयूवी के अंदर शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थीं। वह छोटा अंधा लड़का चुपचाप यात्री सीट पर बैठा संगीत सुन रहा था। लगभग 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद तांग शियू एक ट्रैफिक सिग्नल चौराहे पर रुक गई। रोशनी का इंतजार करते हुए उन्होंने कहा, गोद लेने के कागजात तो तैयार हैं, लेकिन मैंने आपके परिवार का पंजीकरण दोबारा नहीं कराया है। चलिए पहले नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर आपके परिवार का पंजीकरण करवा लेते हैं, उसके बाद आप मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। हम उस छोटे अंधे लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। तांग शियू ने फिर कहा, अब से तुम्हारा उपनाम तांग होगा। मैंने तुम्हें एक नया नाम दिया है, तांग शियाओहान। आप इसे कैसे पसंद करते हैं? उस छोटे अंधे लड़के ने एक पल सोचा, फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, तो अब से मैं आपको कैसे संबोधित करूं? तांग शियू ने कहा, जब हम घर पहुंचेंगे तो हम गुरु शिष्य समारोह आयोजित करेंगे और तुम मेरे 5वें शिष्य बनोगे। अच्छा, उस छोटे अंधे लड़के ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, ये नाम बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ये अच्छी बात है कि आपको ये पसंद आया। क्या आपको याद है मैंने आपसे क्या वादा किया था? भविष्य में एक दिन तुम्हारी आंखें फिर से रोशनी देख पाएंगी। कुछ समय बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा और फिर तुम आधिकारिक तौर पर साधना के मार्ग पर चलोगे। उस छोटे अंधे लड़के को यह नहीं पता था कि तांग शियू का मतलब साधना के मार्ग से क्या था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास था कि उसका भविष्य का जीवन पहले से अलग होगा। शिंगचेंग नदी स्ट्रीट, पुराने जिले का नागरिक मामलों का ब्यूरो। जब तांग शियू अपने छोटे नेत्रहीन लड़के तांग शियाओहान के साथ पहुंची, तो उन्होंने नागरिक मामलों के ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर लॉन्ग झेंग्यू को देखा। लॉन्ग झेंग्यू ने डाउन जैकेट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी वह अपने पैरों को पटक रहा था और अपने हाथों को गर्म करने के लिए उन पर फूंक मार रहा था। झेंग्यू, हम देर तो नहीं कर रहे हैं? तांग शियाओहान का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ी। लॉन्ग झेंग्यू मुस्कुराया, अभी देर नहीं हुई है। क्या यह वही छोटा अंधा लड़का है जिसका आपने जिक्र किया था? तांग शियू ने कहा, उसका नाम तांग शियाओहान है। लॉन्ग झेंग्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र लाए हैं? परिवार का पंजीकरण कराने के लिए आपको दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र और अपना पहचान पत्र चाहिए होगा। तांग शियू ने कहा, मैं उन सभी को ले आया। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। चीन मानवीय संबंधों का देश है और एक कहावत है, सरकार में संपर्क होने पर काम करवाना आसान हो जाता है। लॉन्ग झेंग्यू के नागरिक मामलों के ब्यूरो में अच्छे संपर्क थे और उनके आगमन के कारण ब्यूरो के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ आने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली और दूसरे पक्ष ने उन्हें कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में बैठने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया। नागरिक मामलों के ब्यूरो से निकलने के बाद लॉन्ग झेंग्यू ने तांग शियाओहान की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, मैं मूल रूप से आपको किसी मजेदार जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं जा सकती। तांग शियू ने पूछा, मनोरंजन के लिए कौन सी जगह है? लॉन्ग झेंग्यू मुस्कुराया, कुछ अमीर लोग दक्षिण से कच्चे जेट पत्थरों का एक जत्था लाए हैं और आज शिंगचेंग प्रदर्शनी केंद्र में उनकी आधिकारिक बिक्री हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरासर जुआ है। पत्थरबाजी। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तांग शियाओहान की ओर देखा, जिसका हाथ उसने पकड़ रखा था, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें जेट पत्थर की आवश्यकता थी, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले जेट पत्थर की बड़ी मात्रा की। चाहे जादुई कलाकृतियां बनाना हो, भविष्य के लिए संरचनाएं तैयार करना हो या फिर भंडारण वस्तुओं को परिष्कृत करना हो, जेट सबसे अच्छा विकल्प था। शियाओहान, चलो अभी घर नहीं चलते, मास्टर के साथ बाहर खेलने चले तो कैसा रहेगा? तांग शियू ने तांग शियाओहान को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है। तांग शियाओहान बहुत समझदार थी, हालांकि वह देख नहीं सकता था और उसे भीड़ पसंद नहीं थी, फिर भी वह तांग शियू के कहे अनुसार कहीं भी जाने को तैयार था, क्योंकि उनका मानना था कि उनका भावी जीवन उनके गुरु तांग शियू के साथ ही व्यतीत होगा। वह उनका सबसे करीबी रिश्तेदार भी होगा। तांग शियू की कार में बैठने के बाद लॉन्ग झेंग्यू यात्री सीट पर बैठ गया। पीछे चुपचाप बैठी तांग शियाओहान की ओर मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे साथ आना चाहती हो
तो क्या तुमने पैसे तैयार रखे हैं? मैंने सुना है कि उन अमीर लोगों ने बड़ी मात्रा में कच्चे जेड पत्थर लाए हैं और उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो इसमें काफी पैसा खर्च हो सकता है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। अगर मुझे कोई अच्छा कच्चा पत्थर मिल गया तो मैं उसे खरीद लूंगा। लॉन्ग जिंगयू ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, संतोषजनक कच्चा पत्थर। इस दुनिया में संतोषजनक कच्चा पत्थर जैसी कोई चीज नहीं है। जिस किसी के पास एक्सरे जैसी दृष्टि हो और वह कच्चे पत्थर के अंदर मौजूद जेड को स्पष्ट रूप से देख सके, वह तुरंत दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। तांग शियू मुस्कुराया, तुम थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहे हो, है ना? दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। कुछ कच्चे पत्थरों पर जुआ खेलकर आप कितना पैसा कमा सकते हैं? लॉन्ग जिंगयू ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जेड से जुड़ी स्थिति को सही मायने में नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले जून नाम का एक युवक था जिसने अपनी पैनी नजर और जेड की समझ के दम पर दक्षिण और पश्चिम में पत्थरों पर दांव लगाया और जेड सामग्री खरीदने और बेचने के लिए अफ्रीका तक गया। उसने खूब दौलत कमाई। पश्चिम में एक जेड बुद्ध प्रतिमा है, लेकिन जून नामक उस युवक ने जेड बुद्ध की प्रशंसा अर्जित की। उनकी मौजूदा कुल संपत्ति 10 अरब से अधिक है। ध्यान से सुनो, मैं अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, सोने की कीमत होती है, लेकिन जेड अनमोल है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बड़ी मात्रा में उत्तम गुणवत्ता वाला जेड पत्थर प्राप्त कर ले तो वह सचमुच बहुत धन कमा सकता है। अफसोस की बात है कि मेरे पास जेड सामग्री के व्यवसाय के लिए बहुत कम समय है। अन्यथा मैं वास्तव में जून नाम के उस युवक से मिलना चाहता। लॉन्ग जिंगयू मुस्कुराई, मेरे लिए उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। वह बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। हालांकि आपकी हैसियत को देखते हुए अगर आप उनसे मिलना चाहें तो शायद वे मान जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वह व्यक्ति मेरा आदर्श है। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही आपका लॉन्ग परिवार उनके जितना अमीर न हो, फिर भी उन्हें आपका आदर्श नहीं होना चाहिए, है ना? लॉन्ग जिंगयू ने मुंह बनाकर कहा, मैं पैसे के पहलू की बात नहीं कर रहा हूँ। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, तो आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? लॉन्ग जिंगयू ने हंसते हुए कहा, जून नाम का वह लड़का महिलाओं के साथ उसके कौशल असाधारण स्तर पर पहुंच गए हैं। तुम्हें पता है क्या, उनकी कई पत्नियां हैं और वे सभी पत्नियां आपस में बहुत अच्छे से रहती हैं। हमारा देश उन विदेशी देशों जैसा नहीं है जहां केवल एक पति और एक पत्नी को ही अनुमति है, लेकिन उनकी पत्नियां कानूनी वैवाहिक स्थिति भी नहीं चाहती। जब तक वे उनके साथ रह सकती हैं, वे महिलाएं इसके लिए तैयार हैं। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने हाथ उठाया, अंगूठा ऊपर किया और कहा, यह आदमी कमाल का है। अध्याय 640 एक भव्य प्रयास, 1/4 शिनचेन कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र। प्रदर्शनी केंद्र में 100 से अधिक सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। सभी ने काली वर्दी पहन रखी थी और वे पूरे प्रदर्शनी केंद्र में उत्कृष्ट व्यवस्था बनाए हुए थे। पत्थरबाजी के इस आयोजन में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या असंख्य थी। तांग शियाओहान को गोद में लिए हुए अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी और एक नजर में ही उसने कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को देखा। पूरा परिसर चहल पहल से भरा हुआ था। इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? तांग शियू ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। लॉन्ग जिंगयू ने हंसते हुए कहा, असल में ये पत्थर की जुए की प्रतियोगिता लांचिंग में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हमारे शिनचेन के एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन कुछ उद्योगपतियों को सम्मेलन यहाँ आयोजित करने के लिए राजी कर लिया। परिणामस्वरूप जेड पत्थर से प्रेम करने वाले देश भर के धनी व्यक्ति शिनचेन की ओर उमड़ पड़े हैं। वैसे आप आजकल होटल की स्थिति पर नजर नहीं रख रहे हैं, है ना? शिनचेन के सभी स्टार रेटेड होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। तांग शियू आश्चर्यचकित होकर बोला, उन उद्योगपतियों ने वास्तव में पूरे देश के धनी लोगों को आकर्षित करने के लिए कितनी कच्ची जेड सामग्री मंगवाई थी? लॉन्ग जिंगयू ने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत बड़ी मात्रा में। मैंने सुना है कि दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक खदान के आधे हिस्से से कच्चे पत्थर वे लोग ही लेकर आए थे। इसके अतिरिक्त जेड का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने स्वयं के जेड को बेचना शुरू कर दिया और कच्चे पत्थरों के बैच जारी कर दिए। संक्षेप में कहें तो अगर आज आपके पास कई अरब युआन भी हों तो आप उन सबको खर्च कर सकते हैं। तांग शियू की आंखें चमक उठी। उसने पहले सोचा था कि इस बार कच्चे जेड की सामग्री ज्यादा नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग जिंगयू की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह आखिरकार अपनी जरूरत के जेड का भंडार जमा कर पाएगा। जैसे ही वे भीड़ के साथ सम्मेलन केंद्र में दाखिल हुए, तांग शियू ने स्पष्ट रूप से देखा कि बड़ी मात्रा में कच्ची जेड सामग्री अस्थायी शेडों में रखी हुई थी। प्रत्येक शेड में कर्मचारी तैनात थे और प्रत्येक कच्चे पत्थर पर मूल्य टैग लगा हुआ था। कुछ पत्थरों की कीमत कुछ 100 युआन थी, कुछ की कुछ 1000 युआन थी, लेकिन कुछ कच्चे पत्थर ऐसे भी थे जिनकी कीमत कई मिलियन युआन थी। तांग शियू को इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह लगी कि कुछ कच्चे पत्थरों की कीमत 10 मिलियन युआन से भी अधिक थी। ये दृश्य केवल सबसे बाहरी शेडों से लिया गया था जिन पर उसने सरसरी नजर डाली थी, और गौर से देखने पर पता चला कि अंदर कम से कम दर्जन भर और शेड थे। जिंगयू, क्या तुम भी अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हो? तांग शियू ने लॉन्ग जिंगयू की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। लॉन्ग जिंगयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अभी अगर आप मुझसे कुछ लाख रुपए मांगेंगे तो मैं उसका इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए मांगेंगे तो शायद मैं पंगु हो जाऊंगा। मैं टूट गया हूँ। तांग शियू हंसते हुए बोली, दफा हो जाओ। अगर तुम गरीब हो तो इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है, लेकिन आपको खुद को इतना दयनीय दिखाने की जरूरत नहीं है, है ना? इतना सारा पैसा कारोबार में क्यों लगाना चाहिए? साथ ही मेरे प्रोजेक्ट का सारा पैसा आपके पास है। यदि आपकी अपनी पूंजी का प्रवाह सीमित है तो कुछ पूंजी का अस्थायी रूप से उपयोग करना ठीक है। लॉन्ग जिंगयू ने गंभीरता से कहा, यह ठीक नहीं है। आपकी परियोजना के लिए धनराशि जीवनों द्वीप के जीर्णोद्धार के लिए है। जब तक परियोजना पूरी नहीं हो जाती मैं मुनाफे का उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा परियोजना पूरी होने से पहले मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छू सकता। तांग शियू मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है फिर, खैर मैं इसमें दखल नहीं दे रहा, आप ही इसे संभालिए। वे भीड़ के साथ आगे बढ़े। तांग शियू की निगाहें लगातार शेड में पड़े कच्चे पत्थरों पर घूम रही थीं। 100 मीटर चलने और 1 दर्जन से अधिक दुकानों को पार करने के बाद वह अंततः जेड सामग्री बेचने वाली एक दुकान के सामने रुक गया। इस शेड में कुछ कच्चे पत्थर भी थे, लेकिन उनमें से अधिकांश तराशे हुए जेड के टुकड़े थे। हालांकि ये जेड के टुकड़े स्पष्ट रूप से कच्चे जेड पदार्थों से ताजा काटे गए थे। गुणवत्ता औसत है। तांग शियू ने कुछ क्षणों तक अवलोकन किया और अपना निर्णय सुनाया। सज्जनों, मेरे पास यहाँ जो जेड सामग्री है वह सभी काफी अच्छी है। क्या आप कुछ पीस खरीदना चाहेंगे? मोटे पेट वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए पूछा। उसके पीछे सूट पहने 4 युवक लगातार शेड में मौजूद ग्राहकों पर नजर रख रहे थे। तांग शियू ने तांग शियाओहान को जमीन पर बिठाया, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। हम बस आसपास देख रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छी गुणवत्ता वाला जेड पत्थर दिखाई देता है तो हम शायद कुछ खरीद लेंगे। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मुस्कान तुरंत खिल उठी। उन्होंने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मेरे छोटे भाइयों, मेरे पास यहाँ जो जेड सामग्री है वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी गुणवत्ता की है। इसके अंदर जेड के बीज, हेथिन जेड और यहाँ तक कि जेडाइट भी मौजूद हैं। आप निश्चिंत रहें, मेरे जेड उत्पादों की कीमतें बिल्कुल उचित हैं। तांग शियू ने जेड सामग्री के अंकित मूल्यों को देखा और मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। यहाँ जेड पत्थर की कीमतें बहुत अधिक थीं। हालांकि अभी उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इन कीमतों पर उसे बड़ी मात्रा में जेड का स्टॉक करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा।
10 मिनट से अधिक समय के बाद तांग शियू ने अन्य ग्राहकों की सेवा कर रहे मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैंने यहाँ Z सामग्री देखी है, कीमतें बहुत अधिक हैं और अधिकांश उत्पादों की गुणवत्ता बहुत ही साधारण है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, यदि आप मुझे यहाँ मौजूद सभी Z सामग्री के लिए उचित मूल्य दे सकते हैं तो मैं उन सभी को खरीद लूंगा। क्या? मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्तब्ध होकर तांग शियू को अविश्वास से देखा और कहा, मैं कहता हूँ छोटे भाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे पास यहाँ Z की बहुत सारी सामग्री है, 800 मिलियन से 1 अरब के बिना ये बिल्कुल असंभव है। तांग शियू ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और गंभीरता से कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ी मात्रा में Z पत्थर खरीदना है और संयोग से यह आपके पास आसानी से उपलब्ध है, इसलिए यदि हम कीमत पर सहमत हो जाते हैं तो हम सीधे लेन देन कर सकते हैं। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तांग शियू को ध्यान से देखा, फिर अचानक भौहें चढ़ाकर पूछा, छोटे भाई, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं? तांग शियू ने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। शायद मेरा चेहरा आम सा है, इसलिए आपको मैं थोड़ा जाना पहचाना लगता हूँ। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चुपचाप सिर हिलाया। आसपास देखने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, अगर ये सचमुच वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं और आप यहाँ से Z की सभी सामग्री खरीद सकते हैं तो मैं आपको 10% की छूट दूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, 40% की छूट, यही मेरी अंतिम बात है। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से कहा, छोटे भाई, तुम इस तरह सौदेबाजी नहीं कर सकते। 40% की छूट, अगर मैं इन्हें आपको 40% छूट पर बेचूं तो मुझे भारी नुकसान होगा। अगर आप गंभीर नहीं हैं तो मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। तांग शियू ने सिर हिलाया और आह भरी, लगता है हमारा कारोबार नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। तांग शियू को जाते देख मोटे ताजे अधेड़ उम्र के आदमी ने झट से कहा, 15% की छूट। 15% की छूट कैसी रहेगी? यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, 40% की छूट। इतना कहकर उसने तांग शियाओहान का हाथ पकड़ा और लॉन्ग जिंगयू के साथ बाहर चला गया। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। Looking at Tang Ju's retreating back, he wanted to call out, but the jade materials he brought in this time were not cheap. If he sold them to Tang Ju at 40% off, he wouldn't just not make money, he'd lose some. However, if he sold them at 30% off, he could break even. 20% off, that was his bottom line. Just as Tang Ju and Long Zhengyu were about to exit the shed, the plump middle-aged man rushed after them and said loudly, young brother, 20% off. If you can accept that, we can trade right now. If not, then you can go look at other places. Tang Ju stopped, re-examined K. Jade in the shed, and asked, what's the total approximate price of the jade here? The plump middle-aged man said, before the discount, it was a total of 645 million yuan. Some have already been sold, so there should still be over 610 million yuan worth of goods. Tang Ju pondered for a moment, then nodded and said, in that case, let's trade. You calculate the discounted price for me, and then send all the jade materials here too. The address I give you. मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सहमति जताई, जल्दी से शेष Z की कुल कीमत का हिसाब लगाया और कुछ गणना के बाद एक सूची लेकर तांग शियू के पास आया और कहा, 485.32 मिलियन युआन। क्योंकि छोटा भाई बहुत सीधा साधा है, इसलिए मैं आपके लिए विषम संख्याओं को कम करके कुल 485 मिलियन युआन कर देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी Z सामग्री को आपके निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए लोगों को भेजूं, तो वह स्थान शून्य प्रांत के बाहर नहीं हो सकता है और आपको मुझे अग्रिम रूप से 85 मिलियन युआन की जमा राशि का भुगतान करना होगा। फिर सामान की डिलीवरी के समय शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। तांग शियू ने कहा, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी Z सामग्री को एक ट्रक में लोड करने के लिए लोगों की व्यवस्था करें और फिर मेरे साथ आएं। ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, ये लाचेन शहर के केंद्र में ही है। वहां पहुंचने के बाद हम पैसों के बदले सामान लेंगे। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ। तांग शियू ने कोने में पड़े लगभग 100 पत्थरों को देखा और हंसते हुए कहा, क्यों ना आप ये सारे पत्थर भी मुझे बेच दें? कीमत की बात करें तो 15 मिलियन काफी होना चाहिए। चलिए इसे बढ़ाकर 500 मिलियन कर देते हैं, कैसा रहेगा? मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, मेरे कच्चे पत्थरों की कुल कीमत 30 मिलियन से अधिक है। अगर मैं आपको 20% की छूट भी दूं, तब भी यह लगभग 25 मिलियन ही होगा। तुम बहुत निर्दयी हो। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अगर भविष्य में आपके पास Z का कच्चा माल अधिक हो और गुणवत्ता इससे खराब न हो तो मैं आपके पास जितना भी है उतना खरीद लूंगा। उसके बारे में कैसा है? मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, क्या ये सच है? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। हालांकि खुद भी ज्यादा निर्दयी मत बनो। अगर आप मुझे एक साल में 10 अरब युआन मूल्य की Z सामग्री लाकर दें तो भी मैं उसे खरीद नहीं पाऊंगा। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति में थोड़ी उत्तेजना थी। हालांकि उन्हें लगा कि तांग शियू के अतिरिक्त शब्द कुछ हद तक अविश्वसनीय थे, लेकिन एक ऐसा उद्योगपति जो एक बार में 500 मिलियन युआन मूल्य का Z खरीद सकता है, अगर वह भविष्य में समय समय पर उसका कुछ Z खरीदता है तो 10 मिलियन युआन का नुकसान पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने तुरंत कहा, ठीक है। लॉन्ग जिंगयू पूरे समय तांग शियू के बगल में खड़ा था और उन दोनों को इतनी जल्दी समझौता करते देख उसने तुरंत कहा, तांग शियू, तुम बहुत निर्दयी हो, है ना? आप तो Z के कारोबार में भी नहीं है, फिर भी आप एक ही बार में 500 मिलियन युआन मूल्य का Z खरीद रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मुझे बाद में फुर्सत मिलेगी तो मैं Z की कलाकृतियों का एक बैच बनाऊंगा। लॉन्ग जिंगयू को अचानक बात समझ आ गई। वह जानता था कि तांग शियू जीवलोंग द्वीप का स्वामी था और जीवलोंग द्वीप पर एक भव्य महल था। जीर्णोद्धार के बाद और भी कई महल होंगे। यदि जीवलोंग द्वीप पर मौजूद सभी कलाकृतियां Z पत्थर से बनी होती तो यह निश्चित रूप से भव्य और आलीशान दिखता, लेकिन Z की कलाकृतियों पर इतना पैसा खर्च करना, क्या यह थोड़ा ज्यादा खर्चीला नहीं था? इस क्षण मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गहरा सदमा लगा। तांग शियू, क्या वो शिंगचेंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल के युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू हो सकते हैं? कल मासिक वोटों की संख्या 200 से अधिक हो गई, इसलिए आज 2 अध्याय जोड़े गए हैं, जिससे गारंटीकृत अध्यायों सहित कुल 4 अध्याय हो गए हैं। ये पहला अध्याय है। अभी भी अनुशंसा वोट और मासिक वोट मांगे जा रहे हैं।